टॉपिक है हमारा जिन्स एंड एंजल्स। तो मेरा जो अपना फ़्लो है गुफ्तगू करने का वो हमेशा वही है कि मैं इसको हर डायमेंशन से टैप करता हूँ नॉलेज की। तो पहले ये क्लियर कर दूँ, कुछ यंग ऑडियंस भी बैठी है हमारे पास, कि जो भी आप ज़िंदगी में कभी सीखोगे नॉलेज, चले इसको इस तरह कर लेते हैं, कुछ भी इंसान सीखता है, कोई भी इंसान, ये कुछ भी सीखना चाहती हैं, ये है कुछ भी सीख रहे हैं, जो भी इनकी तरफ नॉलेज आ रही है किसी भी तरीके से, बुक से पढ़ के, ऑब्जर्वेशन से, किसी भी मेथड से कोई भी नॉलेज आ रही है, तो इंसान उस नॉलेज को जब अपने शऊर में एब्जॉर्ब करता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के दो तरीके होते हैं, हमने बता दिया, एक टेक्सचुअल, एक एक्सपीरियंशियल या प्रेजेंस, ये हम पहले बता चुके हैं। दूसरा, ये नॉलेज बिहेव किस तरह करती है, नॉलेज खुद किस तरह बिहेव करती है। नॉलेज की डायमेंशंस हैं क्या? यस, नॉलेज की 4 डायमेंशन है, वो मैंने बताया था आपको, साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। यानी कि तमाम नॉलेज जो किसी भी तरीके से बिहेव करती है वो इन चारों डायमेंशंस में ही सम अप हो जाती है। मिसाल के तौर पे खुर्रम, कोई भी एग्जांपल दीजिए आप, कोई भी नॉलेज, कोई भी थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई सब्जेक्ट मैटर का नाम लीजिए। अब फर्स्ट के इन्होंने टर्म यूज़ की ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कौन से सब्जेक्ट में नॉर्मली हम पढ़ते हैं? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है वो किस बिगर सब्जेक्ट का पार्ट है? मैथमेटिक्स किसका पार्ट है? साइंस। और साइंस कौन सी हमें मिलती दुनिया? मटेरियल साइंस। और क्या एक ही किस्म की साइंस होती? नहीं, मटेरियल साइंस एक अलग होती है, एक स्पिरिचुअल साइंस होती है, हमने बताया आपको, वर्ल्ड व्यू। और मेजॉरिटी लोगों को ये भी नहीं पता होता दुनिया में, मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता इस वक्त कि साइंस को भी 2 डायमेंशंस में पढ़ा जा सकता है, एक मटेरियल साइंस और एक नॉन मटेरियल या स्पिरिचुअल साइंस, या ऑल्टरनेट साइंस भी हम उसको कहते हैं, सूडो साइंस भी कहते हैं हम। तो 2 किस्म की साइंस, तो हम मटेरियल साइंस के अंदर ये पढ़ सकते हैं सारा। अच्छा, फ़र्ज़ करें ग्रेविटी किसने बनाई? एक सवाल है, ग्रेविटी साइंस स्टडी करती है, ग्रेविटी किसने बनाई? क्या जवाब आता है आपके पास? कॉमन जवाब क्या है आपके पास? छोड़ दीजिए, किसी एथिस्ट से भी पूछें तो वो बोलेगा यूनिवर्स ने बनाई। और इन अदर वर्ड यूनिवर्स को वो गॉड कह रहा है, चले मान लिया वो गॉड नहीं कह रहा, यूनिवर्स ने बनाई। किसी भी रिलीजन फॉलो करने वाले शख्स से पूछेंगे कि ग्रेविटी किसने बनाई, क्या कहेगा वो? गॉड ने बनाई, अल्लाह ने बनाई। अब क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेविटी जो एक मटेरियल साइंस की टर्म है वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक हो रही है, यानी कि 2 किस्म की नॉलेजेस, 2 डायमेंशन ऑफ नॉलेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो इसी तरह तमाम डायमेंशन ऑफ नॉलेज इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है जी। तो जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ तो उनको चारों डायमेंशन से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, कुछ लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले। रीज़न ये है कि जब भी मेरे सामने कोई इंसान आता है ना, मैं ह्यूमंस को किस तरह अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं क्या, ये अच्छा सेंसिबल तरीका आप लोग भी अप्लाई करके देखेंगे। हर इंसान का माइंड इन चारों डायमेंशंस में फ्लोट कर रहा होता है। फर्स्ट के उन्होंने ज़िंदगी में बचपन से जो है ना रिलीजन को बहुत स्टडी किया है, साइंस पढ़ा नहीं, स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, जो भी इनको तरबियत मिली है रिलीजियस घर से मिली है। इन्होंने रिलीजियस बुक्स भी पढ़ी हैं, और इनके घर में कुछ बुज़ुर्ग हजरत थे, उनके साथ बैठ के इन्होंने फ़लसफ़ा सीखा है। साइंस इनको नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी इनको नहीं पता। तो अब ये जो भी गुफ्तगू करेंगे ना मेरे साथ, उसका जो पैरामीटर होगा ना वो इन दोनों डायमेंशंस के अंदर होगा। या तो वो रिलीजियस बातें करेंगी, मिसाल के तौर पे मैं पानी पीऊँगा उठा के, तो इन्होंने देखा कि मैंने पानी निकाला और लेफ़्ट हैंड से मैं पी रहा हूँ, तो फ़ौरन मुझे बोलेंगे सीधा से पी लीजिए। तो ये नॉलेज कहाँ से आई? ये इनके पास रिलीजियस नॉलेज है। अच्छा, ये इस बात पर नहीं टोकेंगी कि मैं अनबॉइल्ड वाटर पी रहा हूँ जिसमें जरासीम ज़्यादा, उनकी साइंस पढ़ी नहीं है, उनको शऊर नहीं है। तो फिर ये हो सकता है कमेंट कर दें कि जी गिलास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन खुद तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर जो चीज़ डालें उसकी हक़ाइक़ बयान कर देता है। एक फ़लसफ़ा बयान कर दिया उन्होंने। तो ये साइंटिफिक कोई बात नहीं करेंगी और शायद स्पिरिचुअल कोई बात नहीं करेंगी। साबित हुआ कि हर इंसान अपने कॉन्शियसनेस में जो भी नॉलेज रखता है इन 4 डायमेंशन में से, वो उसी में गुफ्तगू करता है, उसका सोच उसी तक लिमिटेड होती है। ये कानून ज़रा अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, बिकॉज यू विल स्टार्ट लर्निंग। अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी भर नॉलेज ही सिर्फ स्पिरिचुअल या रिलीजियस सीखी है, तो मैं साइंस के बारे में क्या बात करूँगा? अच्छा, ये तो हमें पता है और मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। नॉर्मल कोर्स के अंदर आम इंसान जो होते हैं वो लाशऊरी तौर पर ये कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली, बिकॉज देयर परसेप्शन इज़ डिज़ाइंड एंड मोल्डेड बाय दैट डायमेंशन ऑफ नॉलेज, और वही उनकी पर्सनैलिटी में वही वो सारी बातचीत करेंगे। तो उनको पता भी नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल गुफ्तगू घर में करते हैं, अम्मी कह रही हैं बेटा ये गलत है, इस तरह नहीं करो, इस तरह बैठ के खा लो खाना, इस गुनाह मिलता है, ये मिलता है। क्यों कह रही हो आपकी वालदा? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में यही डायमेंशन ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है। वो साइंटिफिक रीजन, आप पलट के उनको बोल देते हैं अम्मी आपको नहीं पता, साइंस तो आज ये रिसर्च बता रही है कि इस तरह कुछ नहीं होता जो आप कह रही हैं रिलीजियस बात।
तो हो सकता है आपको जो साइंटिफिक नॉलेज मिली है वो सुपरसीड कर रही हो रिलीजियस नॉलेज से, या क्लैश कर रही हो या कनेक्ट कर रही हो, आपको उसका पता ना हो। वही बात आप जो वालदा आपकी रिलीजियसली कह रही हैं, वही बात आप साइंटिफिकली उसको कोइंसाइड करके भी कह सकते हो। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज यू हैव। तो नॉलेज जो है वो 4 तरीके से बिहेव कर रही है डायमेंशनली। तो मेरे सामने कोई भी इंसान आता है, मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ नॉर्मली। ये मेरे लिए बहुत क्विक तरीका होता है किसी को भी जज करने का। सिंस मैंने इन चारों चीज़ों पे उबूर हासिल किया और चारों को पढ़ा है अच्छी तरह, डेप्थ में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, सारे इनके सब सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैंने, तो इट टेक्स में लिटिल टाइम मुझे अंदाज़ा लगाने के लिए। फ़र्ज़ करें खुर्रम मुझसे मिल रहा है, ये मुझसे 15 मिनट 10 मिनट 2 मिनट बात करेंगे, तो मैं इनके कॉन्शियसनेस को मैप कर लेता हूँ कि ज़्यादातर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी देर से बातें कर रहे हैं, ये साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। तो इनकी इन चारों डायमेंशन ऑफ नॉलेज में से साइंस जो डायमेंशन है उसमें ज़्यादा नॉलेज है इनकी पर्सनैलिटी साइंस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है, इनकी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अनलॉकिंग है डायमेंशन की, वो साइंटिफिक नॉलेज है। तो मैं अगर इनसे कोई फिलोसॉफिकल बात करूँगा उनको समझ में भी नहीं आएगी और उनको बोर कर दूँगा मैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें साइंटिफिक के साथ साथ सपोर्ट ले रहे हैं रिलीजियस नॉलेज की या स्पिरिचुअल नॉलेज की, तो इनका जो टॉप नॉलेज ऑफ डायमेंशन ऑफ नॉलेज है जो अनलॉक हुआ है वो साइंस है, और सेकंड कैटेगरी में इनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मैं अब इनसे जो भी गुफ्तगू करूँगा वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी की टर्मिनोलॉजी में करूँगा और उसी कॉन्सेप्ट्स के अंदर रहते हुए करूँगा, तो ही विल बेटर अंडरस्टैंड मी, फ़ौरन अलाइन हो जाएंगे मुझसे। लेकिन अगर ये साइंटिफिक ब्लेंड के माइंड रखते हैं और मैं इनसे रिलीजियस बहस करने लग जाऊँगा, अपने कॉन्सेप्ट थोपने लग जाऊँगा, तो ये मुझसे बदजिन होकर भाग जाएंगे। ना ये मुझसे कुछ सीख सकेंगे, ना मेरा इनका मामला अच्छे रहेंगे, ना ये कंफर्टेबल रहेंगे मेरे साथ। तो जब से मैंने ये चीज़ें इस तरह चीज़ों को देखना शुरू किया तो मुझे बड़ी आसानी हुई लोगों से, इसलिए मैं हर किसी से बड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको इन चारों डायमेंशंस का पता हो। नॉर्मली जो मुझे लोग मिलते हैं, नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो किसी एक को अपना फोकस ऑफ लाइफ बनाए होते हैं, एक डायमेंशन ऑफ नॉलेज को। फ़र्ज़ करें ज़्यादातर आपको साइंटिफिक ब्लेंड के लोग मिलेंगे या रिलीजियस ब्लेंड के लोग मिलेंगे। अच्छा, मेजॉरिटी चीज़ उन्होंने रिलीजियस, क्यों, उसकी वजह क्या है कि दुनिया में पिछले 2-3 हज़ार साल से इन दोनों ही चीज़ों का बोलबाला रहा है, और पिछले 200 साल में साइंस का ज़्यादा हो गया। ये टिश्यू पेपर साइंटिफिक नॉलेज से बना हुआ है, ये रिमोट साइंटिफिक नॉलेज से बना हुआ है, ग्लास, ये मोबाइल, मेरे सामने टेबल पे जितनी चीज़ें पड़ी हुई है ना, ये सब साइंटिफिक नॉलेज से बनी हुई है। कोई चीज़ रिलीजियस नहीं है। रिलीजन का रोल वहाँ आता है जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके ढूंढता हूँ, किस तरह मैं बैठा हूँ, अदब क्या है, अखलाक, मॉरल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़। तो ज़्यादातर रिलीजन साइंस इसमें पड्डा रहता है। कहीं कुछ लोग ये बिलीवर बन गए कि साइंटिफिक नॉलेज सुपरसीड करती है रिलीजियस नॉलेज, और रिलीजियस नॉलेज बहुत पुरानी है। तो उसकी मैं दलील दे देता हूँ हमेशा कि भाई रिलीजन ने आपको शादी करना सिखाया, आपको पता नहीं था शादी मैरिज क्या होती है या वालिदैन का एहतराम क्या होता है। साइंस ने आपको फ़ोन बना के दिया, तो साइंस का कमाल ये है कि वो आपको फ़ोन टेक्नोलॉजी दे रही है, इससे आप दूसरे से दूर तक बात कर सकते हो, लेकिन इस फ़ोन पे मुझे किस तरह बात करनी है अगले वाले से, ये साइंस नहीं बता रही। वहाँ रिलीजन काम आता है, तो दोनों का ब्लेंड काम। नॉर्मली लोग रिलीजन और साइंस में मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं या फिलोसॉफिकल ब्लेंड रखते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन चारों डायमेंशन ऑफ नॉलेज को हार्मोनाइज कर चुके होते हैं। उनको कनेक्ट, उनको पता होता है एग्जैक्टली कौन सी बात हम कहाँ से कनेक्टेड, हम किस तरह कर। तो मैं जो कॉन्सेप्ट या जो टॉपिक हम यहाँ चूज़ करते हैं उसको मैं चारों डायमेंशन ऑफ नॉलेज से इसलिए डिस्कस करता हूँ बाकायदा बोल के, कि जब मैं आपको स्पिरिचुअल व्यू देने जा रहा हूँ, अब मैं साइंटिफिक व्यू देने जा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड्स में भी वो क्लैरिटीज़ आ जाए। कल को आपको पूछे कि जिन क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई जिन साइंटिफिकली बात करना चाह रहे हो या रिलीजियसली बात करना चाह रहे हो या स्पिरिचुअली, तो दे आर डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्यूइंग एट सेम रियलिटी। इसकी एक और एग्जांपल देता चलता हूँ, फिर बात ख़त्म करते हैं। ये गिलास है, इसकी साइंटिफिक रियलिटी क्या है? इट इज़ मेड आउट ऑफ सिलिका। ये कास्ट हुआ है, गर्म होकर एक प्रोसेस इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे गया, फिर कूल डाउन हुआ, उसको मोल्ड किया गया इस शेप के अंदर। इतनी इसकी एंड्योरेंस है, इतना वेट प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, इतना हीट बर्दाश्त कर सकता है, टूटेगा नहीं। इसकी साइंटिफिक सारी नॉलेज है। इसकी रिलीजियस नॉलेज क्या है? ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को पीने के लिए, और क्योंकि ये कंटेन करता है पानी को, उससे पानी ज़ाया नहीं होगा, तो हमारे रिलीजियस एथिकल टीचिंग ये पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला के रिसोर्सेज को। तो ये इसकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत मोटी मोटी बात करूँ, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या, जो मैंने बताया था कि ऐसा ट्रांसपेरेंट चीज़ है कि खुद तो ये नेकेड है, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ जाती है उसको भी आया कर देता है, नेकेड कर देता है, यानी कि विजिबल कर देता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ये इसकी फ़िलासफ़ी हो गई। इसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्या ये गिलास है? नहीं। क्या ये कांच है, शीशा है? नहीं। कांच किससे बना हुआ है? सिलिका से। तो क्या ये सिलिका है? नहीं। ये तो बंच ऑफ एटम है जो सिलिका की फॉर्म में है, जिसको हमने शीशे के अंदर मोल्ड करके ग्लास की फॉर्म दे दी है। तो ये बंच ऑफ एटम है क्या? नहीं। ये तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है। तो ये बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस है? नहीं। ये तो एनर्जी स्ट्रिंग्स और वेव्स हैं जो कि
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की शक्ल में बंच होने के बाद, एटम बनने के बाद, सिलिका बनने के बाद शीशे की शक्ल में इस फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। ये इसकी स्पिरिचुअल रियलिटी को हमने टैप कर लिया। और वो फिर एनर्जी की स्ट्रिंग या वेव्स कहाँ से आ रही हैं, जो क्वार्क्स और एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब चेन बना रही हैं, जो हमें विजिबल इस तरह हो रही है, वो कहाँ से आ रही हैं, वो एक अलग स्पिरिचुअल रियलिटीज़ हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने के कायल नहीं हैं। तो ये इसकी स्पिरिचुअल साइड ऑफ व्यूइंग थिंग्स है। तो एक ही ग्लास को हमने साइंटिफिकली भी देखा, एक ही ग्लास को हमने रिलीजियसली भी समझने की कोशिश की, एक ही ग्लास को हम फिलोसॉफिकली भी समझ सकते हैं, एक ही ग्लास को हम स्पिरिचुअली भी समझ सकते हैं। चारों डायमेंशन ऑफ नॉलेज। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, जिन और एंजल्स। तो यू डिसाइड पहले कौन सा डायमेंशन ऑफ नॉलेज हम डिस्कस करें। नॉर्मली पहले हम रिलीजन को कर लेते हैं। उसकी वजह है कि हमारे पास जो भी इन एंटिटीज़ के बारे में नॉलेज है वो रिलीजियस है ज़्यादा, और उसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा हैं। तो हम पहले मिसकॉन्सेप्शंस को रिमूव करते हैं, वी कम टू द रेट जो सही स्पिरिचुअल रिलीजियस नॉलेज है उस पर हम बात करते हैं। फिर हम इसकी साइंटिफिक एंड को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी स्पिरिचुअल साइड को डिस्कस करेंगे। फिलोसॉफिकल साइड पे इतना बात करने का इसका है नहीं, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा। तो रिलीजियस मिसकॉन्सेप्शन में बोलना शुरू करता हूँ, आप लोग भी ऐड करते जाइए जो बचपन से सुना है आपने। जी, एक छलावा होता है, वो जो ना लंबा हो जाता है, इतना ऊँचा हो जाता है। एक चुड़ैल होती है, पिछल पैरी होती है, उसके पाँव उल्टे होते हैं और उसके बाल ऐसे होते हैं, और उसके अच्छा जी, और जी चुड़ैल होती है, और डायन होती है, और जी जिन्नात होते हैं। जिन्नात में भी टाइप होते हैं, सींगों वाले अलग होते हैं, लाल आंखों वाले अलग होते हैं, बड़े दांत वाले अलग होते हैं, काले कपड़े वाले अलग होते हैं, वाइट कपड़े वाले अलग होते हैं, जो किसी पे चढ़ जाते हैं जिन्नात आ जाते हैं अलग होते हैं, हाजिरी आ जाती है अलग होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप सुनते हुए आ रहे हैं और बहुत से सुनते आ रहे हैं। मज़े की बात बताऊँ, अगर आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे, इफ़ यू गो अप टू द नॉर्थ साइड, पहाड़ों में जाएंगे, तो वहाँ के गांव देहात वालों से लोगों से मिलेंगे ना, जो लोकेलिटीज़ के लोग होंगे, तो वो आपको हर कोई अपने अपने गांव में इस तरह की एंटिटीज़ की बात करेगा। कहेगा यहाँ पे वो पिछल्ली घूमती है, कोई इस तरह का वर्ड यूज़ करेगा। ये पिछल्ली क्या है? ये एक बला है, वो रात को निकलती है 8 बजे के बाद, कोई हमारे गाँव में निकलते नहीं, वो आ जाती है, वो खा के चली जाती है। बहुत कहानियाँ मैंने सुनी। एक गाँव की मैंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा कि रात 6-7 बजे के बाद अंधेरा होता है, सब सो जाते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, और जो निकला वो गया। और इसके अलावा रात को 8 अंधेरे होने के बाद लेट नाइट आपके दरवाजे में नॉक होगा, टक टक टक, और आपकी आवाज़ लेगी, वो खातून की आवाज़ में आवाज़ देगी आपको, खुर्रम इधर आओ, और आप बहुत ललचाएगी वो आपको, आप चले गए, बाहर गए, हो गया काम। इवन सो मेरे सगे भाई ने मुझे, व्हेन ही वेंट टू हिज हनीमून, और वो ट्रैवल करने गए थे, तो एक गाँव में उनके रिश्तेदार वहाँ ठहरे थे, तो उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वाक्य सुना कि ऐसा हुआ ही, रात को टक 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 नॉक हो रही। अच्छा भाई, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा जी, मैं एक दफ़ा जा रहा था, और वो अखबार में पहले कहानियाँ आती थी, मैं सुबह साइकिल पे दूध लेने जा रहा था, तो एक छलावा मेरी साइकिल पे बैठ गया, उसके पाँव लंबे होते गए, मुझे एक मासूम सा बकरी का बच्चा नज़र आया, मैंने कहा इसको मैं आगे छोड़ दूंगा, उसको मैंने साइकिल पे बैठा लिया गाड़ी में, वो बकरी के बच्चे की टांगें लंबी होने लगी। मुझे एक मासूम सा बच्चा नज़र आया, इतनी सुबह सुबह 6 बजे 3 साल का 5 साल का बच्चा किसका है, छोड़ दिया। वो कहना अंकल मुझे आगे जाना है, मैंने उसको बिठा लिया, और जैसे ही मैं आगे साइकिल चलाता गया तो मुझे लगा कि मेरा साइकिल का वज़न भारी होता जा रहा है और उसके पाँव बड़े होते जा रहे हैं। तो मैं एकदम घबराया और उसको मैंने धक्का देके पीछे गिराया और मैं भागना शुरू कर दिया। ऐसी मैंने 25 कहानियाँ पढ़ी होंगी अखबार के अंदर। बहरहाल ये सब आपने भी कॉन्सेप्ट सुने होंगे। ये क्या है, इसमें से ट्रुथ क्या है? ये सब मिसकॉन्सेप्शन है। चले, मिसकॉन्सेप्शन अगर मैं कहूँगा तो बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट जाते हैं, नहीं तो हम तो यकीन करते हैं ऐसा है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, सही वर्ड यूज़ करें तो। इस गिलास को, ये अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। अगर मैं ही गलत समझ रहा हूँ, मैं इसको चप्पल समझ रहा हूँ, मैं इसको बेल्ट समझ रहा हूँ, मैं इसको मोबाइल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ्लॉ है, इट डजेंट मीन कि गिलास में कोई प्रॉब्लम है। गिलास की रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। तो पहला कानून इन एंटिटीज़ को समझने का, जिनको हम समझने बैठे हैं आज, या डिस्कस करने बैठे हैं, और रिलीजियस कानून, इट डजेंट मैटर व्हाट यू सी, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द थिंग यू सी, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू सी इट। आप चीज़ों को देखते किस परसेप्शन से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ज़िंदगी की सारी मिसकॉन्सेप्शन इसलिए कि यू नेवर वरिड, या आपने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किस तरह चीज़ों को देखता या देखती हूँ, मैं इस पे वर्कआउट करूँ। जब इंसान की विजन जो होती है वो स्पिरिचुअली या बहुत एनलाइटन होती है, तो उसकी नज़र चेंज नहीं होती, उसका नज़रियात चेंज होते हैं, उसकी परसेप्चुअल फ्रेमवर्क एनरिच होना शुरू हो जाता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे शेरलॉक होम्स, अगर आपने किसी ने मूवी देखी, काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, सुनी भी होगी, वो बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है रिवर्स कैलकुलेशन के जरिए। बेसिकली उसको विजडम आने लग जाती है, ही कैन रिवर्स कैलकुलेट थिंग्स। कुछ चीज़ों को
चीज़ों से डिड्यूस कर लेता है चीज़ों को। तो विजडम भी कुछ इसी तरह होती है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा उस तरह होती है, लेकिन अगर लॉजिकल माइंड को कुछ आइडिया देना चाहूँ मैं कि विजडम कैसी होती है तो कुछ इस तरह होती है। लेकिन जब स्पिरिचुअल आई खुलती तो आपको बहुत सारी चीज़ें गैब से भी हेल्प होने लग जाती हैं, एक अलग डोमेन पर आला। तो ये एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। वो जो जिन साहब ने छलावा देखा वो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिन था, क्या था, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम बात करेंगे आगे कौन क्या हो सकता था वो और ये कैसे होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कुछ तो था वो एनर्जी, उन्होंने उसको किस तरह देखा, उन्होंने उसको इस तरह देखा जो भी उनके कॉन्शियसनेस ने परसीव किया, और उन्होंने उसको छलावा नाम दिया, किसी ने पिछल पैरी नाम दिया। ये सब कल्चरल और ट्रेडिशनल इलाकाई नाम दे देते लोग। कुछ जगहों मैंने सुना कि बला होती है, उसके ऐसे पूरे बॉडी में बाल, बड़े बड़े बाल, जंगलियों की तरह इंसान नुमा चीज़ होता है, बाल होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, जिसको हम इंग्लिश साइंटिफिकली एप्स कह लेते हैं। तो वो घूमते रात में होते हैं। एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं दूर करना चाहूँगा कि दुनिया में कितनी मखलूक़ात हैं जिंदा, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल, जानवर, चौपाए, पानी के अंदर सारे मखलूक़ात मिला के, क्या साइंस को पता है एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं? उनके पास बहुत ही रफ एस्टिमेट है। वो कहते हैं हमने अभी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, 1% भी नहीं किया जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है। यानी कि कहते हैं पानी के अंदर हमने 1 मिलियन स्पीशीज़ को नाम दे के और आइडेंटिफाई कर लिया कि इस किस्म की मछली होती है, इस किस्म की मछली को हम पम्फलेट कहते हैं, इस किस्म की मछली को हम शार्क कहते हैं, इसको डॉल्फिन कहते हैं। ये हमने नाम रखे ना, तो नाम किसके रखे? जो उन्होंने देख लिए और रेगुलरली देख ली, आइडेंटिफाई कर ली। मैं कह रहा हूँ कितनी है जो उन्होंने नहीं देखी अभी तक। वो खुद कह रहे हैं कि हमने अभी कुछ नहीं देखा पानी के अंदर, और दुनिया के अंदर भी इतनी स्पीशीज़, परिंदों की, दरख्तों की, सारी स्पीशीज़ को हमने मैप नहीं किया। तो दूसरी गुमराही है कि हो सकता है आप में से, आपको उनमें से कोई स्पीशीज़ में से कोई एक स्पीशी नज़र आई हो जिसको आप जिन भूत का नाम दे रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती हो। एक गुमराही ये भी होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जंगल या ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहें दुनिया में, जंगलात जहाँ इंसान नहीं पहुँचा है, वहाँ स्पीशीज़ बसती होंगी। आप कहें जी ओके जी, मुझे नहीं समझ में, ये बात मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकना चाहता। कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल देता हूँ। आज इस रूम के अंदर हम एसी चला के, लाइट लगा के, पंखे लगा के, बोतल लगा के, ग्लास लगा के, मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करके लेक्चर कर रहे हैं, घड़ी पहने हुए, सब गैजेट्स वगैरह। चले जाइए अफ्रीका के युगांडा के अंदर, अभी ऐसे भी विलेजेस हैं, गाँव हैं, ऐसे कबीले हैं जहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते अभी तक। वो अभी तक अपने ख़वातीन गलों में रिंग्स डाल लेती हैं अपनी गर्दनें लंबी करने के लिए। वहाँ अगर किसी को शादी करनी हो, पहले वो लड़का जो अपने बैक के ऊपर ऐसे कट लगवाता है ब्लेड से, वो रिचुअल होता है। जब तक वो ये नहीं करवाता, ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मैन, और वो शादी नहीं कर सकता। ये रसूमात हैं आज के दौर में। अनएक्सप्लोर्ड जगह है, और वहाँ तक इंसान हार्डली पहुँचे जिन्होंने एक दो ने वीडियो बनाई है, जो उनके साथ वक्त गुजारा, सीखा है, उनको वो उन्होंने उसके अलावा इंसान नहीं देखे उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ दुनिया में जो अनएक्सप्लोर्ड है। वो खुर्रम, क्या नाम है उस जगह का जो दुनिया की सबसे डीपेस्ट सी की जगह है? मरियाना ट्रेंच है ना, मरियाना ट्रेंच कहते हैं, जिसके ऊपर मूवी भी उन्होंने बनाई, द मैगलेडॉन, अभी आपने अगर देखी द मैग। उनका कहना है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी शार्क, जिसको वो मैगलेडॉन कहते हैं, वो वहाँ मरियाना ट्रेंच में शायद एग्जिस्ट करती है। उसकी उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हुई हैं कि वहाँ पे सल्फ्यूरिक क्लाउड्स, सल्फ़र के क्लाउड्स हैं, उसकी वजह से वो नीचे, हम एक्चुअली उसकी डेप्थ नहीं जान सके। और बहुत सारी स्पीशीज़, आपको पता है इंसान समंदर के भी चंद 100 मीटर तक की डेप्थ तक ही जा सका है। कोई जो व्हीकल है वो भी बहुत डेप्थ तक गई, लेकिन डीपेस्ट तक सिर्फ उनके जो रोबोट्स होते हैं सबमरीन रोबोट, वही जा सकी, इंसान बैठ के नहीं जा सका। और अगर गया है तो चंद सेकंड मिनट के लिए बस डाइव करके वापस आ गया। और अभी भी सी के अंदर ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती है, और वहाँ पे क्या मखलूक़ात रहती हैं आप कैन नॉट सी। उसमें फिर मिथ्स भी हैं। दूसरी गुमराही मैंने बताया कि ऐसी अनएक्सप्लोर्ड एंटिटीज़, मखलूक़ात जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें पता ना हो, उनमें से हमने किसी को देख लिया तो उनको हम कह देते हैं जिन भूत। ये गुमराही दूर हो गई। पहली गुमराही कि आप उसको देख क्या रहे हैं, वो हर इलाके और आपकी परसेप्शन। अच्छा, तीसरी गुमराही सॉरी, हमें प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मक्किया ने वो जिन देखा, जिनको ये जिन कह रही हैं, उन्होंने आके कहा मैंने जिन देखा भाई वहाँ पे। तो ये जो इन्होंने जिन देखा, क्या वो जिन था? अच्छा, इनका देखने का प्रोसेस क्या है? क्या जिन ऐसे ही देखा जाता है जैसे इन्होंने देखा? क्या जैसे ही देख रही है जिन वैसे ही देख सकते हैं खाली? क्या इनका से गलत तरीका था? क्या जिन देखने के 25 तरीक़ों में से एक तरीका ये है? क्या इन्होंने जो देखा वो कोई इंसान था, इनको गलत लगा वो जिन था? ये सारे सवाल अनआंसर्ड होते हैं, हम बस सुन लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम प्रोसेस समझते हैं। हम कोई भी इंसान
वो कोई भी अनसीन एंटिटी को कैसे देखता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक अनसीन एंटिटी खड़ी हुई है, आप सब देख रहे हैं, तो आप क्या देंगे? फिजिकल आँख से क्या कहेंगे? नहीं देख रहे भाई। जब है ही वो अनसीन तो उसको कैसे देख सकते हैं? व्हेन आई यूज द वर्ड अनसीन, तो इट इम्प्लाइज कि दैट थिंग कैन नॉट बी सीन बाय फिजिकल आइज, दैट मीन्स। तो फिर ये जो अनसीन है उसको फिजिकल आइज से हम सीन नहीं कर सकते, तो ये अनसीन फिर किस आँख से देखी जाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका आंसर ये जो अनसीन एंटिटीज होती हैं ये देखी जाती हैं सबकॉन्शियस आई से, आपकी थर्ड आई से, या जिसको हम लाशऊरी आँख कहते हैं। ये लाशऊरी आँख क्या होती है, इसकी भी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। ये प्रोसेस में पहले क्लियर करूँ, फिर मैं इन एंटिटीज पे आऊँगा कि ये है क्या और बिहेव किस तरह करती हैं। तो ये आपकी थर्ड आई, अनसीन आई क्या है, ये सबकॉन्शियस आई क्या है। अब फर्स्ट करें आप बैठे हुए भी इस वक्त इमेज देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और साथ साथ आप कुछ अपने जहन में सोच रहे हैं, तो बज़ाहिर तो आपको आंखों से ये इमेज नज़र आ रहा है मेरा बैठे हुए या बोलते हुए। जो बैक हैंड में जो नज़र आ रहा है वो कहाँ नज़र आ रहा है? वो कौन सी आंख चल रही है? वो किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं? उसको नहीं, वो थर्ड आई, वो सबकॉन्शियस आई। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन है, उसको कहते हैं नॉर्मली लोग थर्ड आई या सबकॉन्शियस है। तो मैं फ़र्ज़ करें इमेजिन कर रहा हूँ, मैं इस वक्त घर में बैठा हूँ और मैं एक कप चाय पी रहा हूँ, ठीक है जी। तो मुझे तो इन फिजिकल आंखों से तो आप सब बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी उस इमेजिनेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं घर में बैठा हुआ चाय पीता हुआ देखता नजर आ रहा हूँ, या मुझे ये नज़र आ रही है घर पे बैठे, ये मुझे खुर्रम मेरे लॉन में बैठे हुए नज़र आ रहा है। तो वो क्या नज़र आ रहा है मुझे? वो कहाँ नज़र आ रहा है? अब वो जो नज़र आ रहा है ना, उसमें भी एक कन्फ्यूजन है और वहीं सारा मसला ख़राब है। वो जो नज़र आता है ना सबकॉन्शियस आई में, वो दो तरीके की डिस्प्ले होता है। प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे मूवी दो टाइप की चलती हैं। एक तो आपके लॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड की मूवी चलती है, मेजॉरिटी लोगों की यही मूवी चलती है। यानी कि मेरी जो माइंड, लॉजिकल माइंड में जो मैंने बचपन से ख्यालात बसाए हैं, उनका कोई कॉम्बिनेशन बना के, उन्हीं की डिटेलिंग लेके, उन्हीं की मदद से मैंने एक फिल्म बनाई और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट करें मुझे खुर्रम का चेहरा अच्छी तरह याद नहीं है, क्लियर नहीं है मेरे कॉन्शियसनेस में, लॉजिकल माइंड में। तो अब जब मैं इमेजिन करूँगा ना खुर्रम का चेहरा, तो मुझे ब्लर ही नज़र आ रहा होगा, सही डिटेलिंग नहीं है। और अगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बारीक डिटेलिंग के साथ इनके मुंह पे कहाँ स्पॉट है, कहाँ दाना है, नाक कैसी, हर डिटेलिंग के साथ मैं इमेजिन कर रहा हूँ। नॉर्मल इंसान जो है अपने लॉजिकल माइंड में जो भी डाटा होता है उसकी बुनियाद के ऊपर वो चीज़ इमेजिन करता है। इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल फ्रेमवर्क, परसेप्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। लेकिन जो स्पिरिचुअल आदमी होता है उसमें फ़र्क होता है। वो लॉजिकल वारिक तो उसका फारिग हो चुका होता है, उसकी जो बैक हैंड पे जो इमेजेस आ रहे होते हैं ना, वो थर्ड आई होती है, वो स्पिरिचुअल आई होती है। और जो उसके इमेजेस आते हैं ना, उसके इमेजिनेटिव इमेजेस नहीं होते, वो इमेजिन नहीं कर रहा होता। बड़ा गौर से सुनिएगा, अगर कोई स्पिरिचुअल शख्स है, सेंट है, उसके जो उस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ नज़र आ रहा होगा वो रियलिटी होगी, या तो वो रियलिटी में हो रहा होगा और वो देख रहा होगा, या उसने देखा तो वो रियलिटी में होगा, इस फिजिकल वर्ल्ड में हो जाएगा। इतनी पावरफुल कॉन्शियसनेस होता है एक स्पिरिचुअल इंसान का, ये सेंट टू बी वेरी स्पिरिचुअल तो हर कोई हो सकता है। अच्छा, नॉर्मली स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं जिनकी थर्ड आई खुल चुकी होती है, तो वो बहुत कुछ इस तरह भी जान सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ कुछ हो रहा है, जिसको हम साइकिसिज्म कहते हैं, क्लैरिवॉयंस भी इसको टर्म यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें इस वक्त मेरे घर में बैठे मेरी वालदा क्या कर रही है, मैं अपने उस प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ स्पिरिचुअली। अच्छा, माइंडेड मेरे दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल मेरा माइंड, हार्ट जिसको हम कहते हैं, ये दोनों काम कर रही हैं। अब मेरे अंदर ये पावर है, मैं स्पिरिचुअल हो चुका हूँ और मैंने अपने लॉजिकल माइंड को साइड सैबोटाज करके अपने स्पिरिचुअल माइंड को यूज़ करते हुए मैंने देखा मेरी वालदा इस वक्त किस कलर के कपड़े पहनी है और क्या चाय पी रही हैं, मुझे नज़र आया उधर। हो सकता है वो वैसे पी रही हूँ और वो मैं सही देख रहा हूँ, मैं घर जाके कंफर्म करूँ वो सही सच निकले। लेकिन मैं अगर स्पिरिचुअल हूँ तो ज़रूरी फ़र्क क्या है सेंट में और स्पिरिचुअल में? स्पिरिचुअल आदमी देख लेगा क्या हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख सकता है, लेकिन सेंट अगर ये चीज़ देखेगा तो वो रियलिटी होना मस्ट है। इफ़ ही विल इमेजिन और शी विल इमेजिन, इट विल हैपन। अगर फ़र्ज़ करें मैंने देखा चाय पी रही है वालदा और ये हुआ नहीं है वाक़या, तो जब मैं घर जाऊँगा ये चाय पीती हुई नज़र आएंगी मुझे, वो चाय वो एग्जैक्टली वैसा वाक़या होगा। ये फ़र्क है एक सेंट, ये सिर्फ सेंट्स के पास ये पावर है। यहाँ तो मैं गुमराही भी दूर हो गई। दूसरी, अभी जो कन्फ्यूजन है मेरा लॉजिकल माइंड बना रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरा लॉजिकल माइंड तो मुझे उल्लू नहीं बना रहा या मैं स्पिरिचुअली सही चीज़ देख रहा हूँ? इसमें बड़ा फ़र्क है। अब गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइफ के लिए, बहुत प्रॉब्लम दूर करेगा। और इस पर आप कंट्रोल हासिल कर लिया, छा गए आप लोग, लेकिन कंट्रोल हासिल करना है नो जोक। आपके माइंड में जो भी डाटा है, नॉलेज अवेलेबल है ना, उसकी एक परसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बताया बनी है। जैसे ही इंसान कुछ सोचता है ना, फ़ौरन वो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्टिवेट होता है। आपका लॉजिकल माइंड, जिसको आप अकल कहते हैं,
वो फ़ौरन काम करता है, उस डेटाबेस में से कुछ ना कुछ उठाता है और आपको लॉजिक प्रेजेंट कर देता है, ओपिनियंस प्रेजेंट कर देता है। और आम इंसान के साथ यही हो रहा है और यही करता रहता है। सिर्फ वो आदमी जो स्पिरिचुअल हो चुका है या उसको अपनी स्पिरिचुअल पावर या अपनी रूह पे कंट्रोल आ चुका है या बेदार हो चुकी है, एनलाइटन हो चुका है, वो शख्स दोनों फैकल्टी रख सकता है, जो स्पिरिचुअली भी देख सके और लॉजिकल माइंड भी उसका चलता हो। और अगर कोई सेंट है तो सेंट में फ़र्क है, वो लॉजिकल माइंड को शट ऑफ कर चुका है, उसका सिर्फ वो थर्ड आई या इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव या स्पिरिचुअल आई सिर्फ वो चलती है उसकी, इसलिए वो जो देखता है वो हो रहा होता है या जो हो रहा होता है वो देख रहा होता है। उसका लॉजिकल ब्रेन कितना काम करता है सेंट का? खाली इतना कि वो गिलास को गिलास बोलेगा, 5 सेंसेस लिमिट तक लॉजिकल, इसलिए उसके अंदर नफ्स या उसके अंदर ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात नहीं होते या उनसे फ्री हो चुका होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में हम जो जिन्नात, हम जो चीज़ें एंटिटी देखते हैं, होता क्या है, जो तीसरी चौथी गुमराही में बता रहा था आपको, कि फ़र्ज़ करें यहाँ जिन है, ये खड़ा हुआ है जिन, ये जिन एनर्जी मौजूद है। एक तो ये कि है या नहीं है, फ़र्ज़ करें है, तो अब अगर मुझे वो नज़र आएगा तब भी मेरे लॉजिकल माइंड या मेरा जो परसेप्शन, मेरी सोच का जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के ज़रिए मैं उसको जज करने की कोशिश करूँगा अपने इमेजिनेटिव प्लेटफॉर्म के अंदर। फ़र्ज़ करें मुझे बचपन से मैंने सुना है जिन के ना बड़े बड़े सींग होते हैं, काली चादर उड़ा होता है, वो दांत ऐसे बड़े बड़े निकले होते हैं, आँखें लाल होती हैं, मेरे ना ये नॉलेज है। अगर फ़र्ज़ करें एक्चुअली कोई जिन खड़ा हुआ है ना और मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा, फ़र्ज़ करें मैं उसको अपने इमेजिनेटिव प्लेटफॉर्म पे देख सकता हूँ, तब भी मेरा इमेजिनेटिव प्लेटफॉर्म उसको दिखाएगा मेरी लॉजिकल नॉलेज की पैरामीटर्स के अंदर। तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चादर पहना हुआ, बड़ी बड़ी सींगों वाला, लाल आंखों के साथ बड़े दांत वाली कोई एंटिटी खड़ी हुई, और मैं घबरा के भागू, ये क्या देख लिया मैंने। अच्छा, वो कभी फिजिकल आँख से नज़र नहीं आती है चीज़, मुझे लगेगा थोड़ी देर के लिए, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ खड़ी हो और मैं घबरा जाऊँ, मैं कहूँगा मैंने जिन देखा। अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ कुछ जेन्युइन नहीं था और मुझे नज़र आया, मेरे लॉजिकल माइंड ने तफरी ले ली मेरी, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रही है बात? और 99.9% लोगों के साथ यही होता है, जिनकी कोई शक्ल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, या एंजल की कोई फॉर्म नहीं, कोई शक्ल नहीं है। मैं जब भी देखूंगा ऐसी एंटिटीज़ को, अपने सबकॉन्शियस लॉजिकल माइंड की बाउंड्रीज में रहते हुए जो मेरे पास नॉलेज है, वो मुझे वैसे इमेजेस आए। इसलिए सब ने कहा, किसी ने कहा चलावा, किसी ने कहा पिछल पैरी, किसी ने कोई नाम दिया, जैसे जैसे उनको चीज़ें नजर आई उन्होंने वैसे वैसे उनको एक्सप्लेन किया। यहाँ तक क्लियर है? 99.9% लोगों के साथ यही होता है। उसमें से भी 90% लोगों के साथ चीज़ें होती नहीं है, उनका लॉजिकल माइंड क्रिएट कर देता है अपने डेटाबेस से निकाल के। क्यों क्रिएट कर देता है ये भी बता देता हूँ। फियर, आउट ऑफ फियर। मेरी नॉलेज कम है, मेरा परसेप्शन जो है बहुत वीक है, उसकी लिमिटेड नॉलेज है, और मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ। तो मुझे वसीम ने आके बोला, भाई सुना है यहाँ पे जेन्युइन देखे जाते हैं, बस मेरे लिए इतना डर काफ़ी है। अब मेरा सब कॉन्शियस या मेरा लॉजिकल माइंड वो एंटिटीज क्रिएट कर देगा और मुझे कन्विंस कर देगा कि यहाँ कुछ खड़ा हुआ है। और कौन से डाटा के साथ? वही लंबे लंबे सींग, बड़े बड़े दांत, लाल आंखें, काली चादर, ऐसे जिन नज़र आएगा मुझे टहलता हुआ। अच्छा, फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे हैं, ये एसी की हवा गिर रही है, इस जगह पे लग रही है, ये कपड़ा हिल गया, तो मेरा लॉजिकल माइंड, क्योंकि वो बहुत कम इल्म रखता है, वो ये सब फैक्टर्स कैलकुलेट नहीं करेगा, वो फ़ौरन करेगा, वो कपड़ा हिल रहा है, कोई तो है यहाँ मौजूद। ये सारी गुमराहियाँ पहले मैं दूर कर रहा हूँ, फिर एक्चुअल जिन क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। ये सब आप लोगों के साथ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हुआ होगा। कभी आपको लगता हो रात में सो रहे हैं, आप ठक करके कोई चीज़ गिर गई, बॉस डेफिनेटली कोई चीज़ है यहाँ पे, देखो टक टक टक, छत पे चलने की आवाज़, रात के 3 बजे छत पे चलने की आवाज़ आती है। आपकी इत्तला कहीं सर्दियों के दिनों में रात के 3 बजे अगर आपकी छत के ऊपर 3 सेंटीमीटर का पत्थर भी अगर हवा से रोल करेगा ना, उसकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे कोई ट्रक चल रहा है ऊपर। हैव यू एवर नोटिस दिस फिनोमेना? ये रियलिटी है। आपके घर के अंदर सर्दियों के दिनों में खासकर कोई बराबर वाले कमरे में कुर्सी खिसकाएगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा आपकी छत पे खिसक रही है कुर्सी। ये सारी गुमराही, सब गुमराही। अच्छा, तो जिन या ऐसी एंटिटीज नज़र आने का पहला रूल तो याद रखिएगा, चौथी गुमराही, पहला रूल कि जब भी नज़र आएंगी आपके लॉजिकल फ्रेमवर्क की बाउंड्रीज में नज़र आएंगी। अगर मक्किया ने सुना हुआ है जिन्नात जो है वो सफ़ेद चादर पहने वैसे उड़ते हुए आ रहे होते हैं, तो जब भी इनको नज़र आएंगे कुछ इसी तरह की हरकतें उनके साथ होंगी। अच्छा, ये बोले नहीं मैंने तो सुना नहीं ऐसा कभी, आपका सब कॉन्शियस माइंड सब चीज़ें कैच कर होता है। इट्स वेरी शार्प, वेरी डायनामिक, बहुत तेज़ तर्रार होता है। आप बैठे बातें सुन रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप बैठे हैं, बराबर में एक टीवी चल रहा है, उसमें कोई ड्रोनी ड्रामा चल रहा है, उसमें वो बता रहे हैं
अपनी काली काली अपनी लाल आंखों से खून तुम्हारे टपक रहा है, ऐसी हवन्नक मखलूक़ात जो शैतान की पुजारी हैं, मैं इनसे बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। वो इसने डायलॉग बोला। आप ड्रामा नहीं देख रहे हैं, आप बैठे हैं, लेकिन आपके कान में आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नॉलेज सुन के सेव कर लेगा। और 4 दिन बाद आप किसी कमरे में अकेले लेटे हुए और आपको लगा कि डर लग रहा है, तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा, काली काली आँखें, आँखों से खून टपक रहा है, शैतानी कुव्वतें घूम रही हैं इधर, फ़ौरन वो वर्ड्स कैच रिकॉल होंगे। और जो बाकी बचा कुछ डाटा होगा आपके माइंड में, उससे उठा के एक पिक्चर बनाएगा आपका माइंड। ऐसी एंटिटीज़ जो है ना, वो टहलने नहीं आई हुई, उनका फालतू टाइम है, वो आके सिर्फ इंसानों को डराने बैठी हैं। आप अपनी डोमेन में काम करो, अपनी, उनको बात फालतू टाइम में तो आके तफरीयाँ लगाएं आपकी, वो भी हम बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो पहली प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इसी कम कर दूँ कि आपको ऐसी एंटिटीज़ जो नज़र आएंगी आपके अपने। अब फ़र्ज़ करें ऐना बीबी ने ये लेक्चर सुनने के बाद, अब तक की जो गुफ्तगू सुनने के बाद, कल आपको लगा कि यहाँ से जिन गुजरा, और जो भी आप उसको डिफ़ाइन करती हैं, आपने डिफ़ाइन किया वैसे गुजरा आपको लगा। अब आप क्या समझेंगे कि जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसा भी नज़र आ रहा है, ये मेरी डेफिनेशन ऑफ जिन है। नंबर 1, एनर्जी हो सकती है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं, हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर है तो मुझे नज़र वैसे आएगी जैसे मैंने डिफ़ाइन किया था, और अगर नहीं है तो मेरा दिमाग तफरी कर रहा है मेरे साथ। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा माइंड फेयरफुल चीज़ें बना रहा है। और 99% ऐसा ही होता है कि वो बना रहा होता है, 1% होता है कि होती हैं एंटिटीज़। तो अब प्रॉब्लम खड़ी होती है, 5th प्रॉब्लम या 5th गुमराही। तो फिर हम इन सबको कैसे पहचानें, ये क्या चीज़ है? अभी हम सिर्फ जिन की बात कर रहे हैं, एंजल्स की बात नहीं करें। एंजल में ये सारे पॉइंट अप्लाई होते हैं काफ़ी हद तक। अब ये जिन है क्या, ये तो हमने इसकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो रिलीजन क्या कहता है इनके बारे में? अब आइए सूरह जिन खोलिए, सारे कुरान की आयतें खोलिए, और दूसरे मज़ाहिब को देखिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट है, एग्जॉर्सिज्म का है, जिन्स का कॉन्सेप्ट है। जिन्स क्या है? रिलीजन हमें हमेशा से ये बता रहे हैं, तमाम रिलीजन, कि जिन्स एंटिटीज़ हैं, मखलूक़ात हैं। यही सुना है ना आपने सबने कि अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई, इंसान और जिन। एक सवाल पहले अपने आपसे बुनियादी सवाल कीजिए कि बनाने वाले ने क्या मखलूक़ात सिर्फ इंसानों की तरह बनाई हैं? तो हम इंसानों के साथ किसी भी मखलूक़ात को कंपेयर या साथ खड़ा करेंगे तो डेफिनेटली क्या वो हम जैसे दिखते हुए होंगे? हमारे एक आम फहम कॉन्सेप्ट ये बन चुका है, ख़ासकर इंडो पाक के अंदर, कि जब भी हम जिन्स की बात करते हैं तो वी फील लाइक कि जिन कोई एक मुंडी और 2 हाथ 2 टांग वाली कोई एंटिटी होगी, चलता हुआ आ रहा होगा। या उसको डिस्टॉर्ट करके फिल्मों में जो दिखाया जाता है, अपने अपने फैंटेसीज़ को सामने रखते हुए फिल्में बनाई जाती हैं। वो हवा में उड़ता हुआ आ रहा है, करके खड़ा हुआ, क्या हुक्म है मेरे आका करके खड़ा हुआ है, चिराग रख लोगे तो बाहर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना जिन इंसानों जैसे दिखता है। ये पानी भी एक मखलूक है ना, बनाई हुई अल्लाह की, एक एंटिटी है, इसकी कोई फॉर्म है? ये फॉर्मलेस है। बकौल ब्रूसली के, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, इफ़ यू पुट वाटर इन टू अ कप इट बिकम्स द कप, इफ़ यू पुट वाटर इन टू अ बॉटल इट बिकम्स द बॉटल, इफ़ यू पुट वाटर इन टू अ पॉट इट बिकम्स द पॉट, वाटर कैन नाइदर फ्लो नॉर क्रैश, इट हैज़ नो फॉर्म, सो बी वाटर माई फ्रेंड। इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए, फॉर्मलेस। फॉर्मलेस इन द फिजिकल सेंस नहीं, इन द मेंटल सेंस, इन द स्पिरिचुअल सेंस। तो इसी तरह बहुत सारी मखलूक़ात या एंटिटीज़ ऐसी हैं यूनिवर्स में या वर्ल्ड में जिनकी फॉर्म खुद से कुछ नहीं है। अच्छा, पानी की फॉर्म ये ट्रांसपेरेंट, जो हम इसको, इसका ऐसे, ये एक अलग है। हम बात करें फिजिकल फॉर्म की, क्या कंक्रीट कोई शेप है पानी का? नहीं। इट कैन टेक एनी फॉर्म, इट कैन टेक एनी कलर। इसको रेड पॉट में डालेंगे तो रेड नज़र आएगा पानी आपको। अच्छा, दूसरा सवाल, आग की कोई फॉर्म है? प्लाज्मा की शक्ल में होता है वो, आग जो होती है, लेकिन फॉर्म नहीं है। तो आग को जिस फॉर्म में देंगे, जिन्नात, हमें रिलीजन से सुनने को मिलता है जिन्नात आग से बने हुए। अब इस पर भी हम साइंटिफिकली बात करेंगे, आग से कैसे बने हुए एग्जैक्टली, बहुत डिगिन करेंगे हम आज इसको। वसीम, उससे आगे की बात होगी जो आपसे पहले हो चुकी। तो जिन्नात जो है, हमें पता चलता है कि हाँ कोई एंटिटीज़ हैं, मखलूक़ात हैं। फिर हमें कुरान को जब हम या रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं तो हमें पता है जिन्नात की पहले हुकूमत थी और उन्होंने जगह जगह सजदे किए। वो पहले वर्ल्ड पे कॉन्कर रखते थे वो, लेकिन उन्होंने फसाद फैलाया, शैतान वगैरह ने उनको फिर कॉन्कर करने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते बनाया और फिर इवेंचुअली इंसान को बनाया। तो ये सारा कुछ सुनने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि जिन्नात में हमारी जैसे शक्ल लगते होंगे। ठीक है, वो फ़र्ज़ करें, हो सकता है अल्लाह ताला ये कहने पहले दुनिया जो है वो आग का गोला थी, साइंस हमें आज बताती है। इट वॉज सो हॉट फॉर 5 बिलियन ईयर्स, रेड हॉट
चलता होगा, ये साइंस में सब आप सबने पढ़ा 6-7 क्लास में, हो सकता है अल्लाह इसको रेफ़र कर रहा हो कि दुनिया में पहले जिन्नात की हुकूमत थी, आगे आगती। जस्ट एक मैं प्रपोजिशन दे रहा हूँ, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा ही है कि कल को मुझे खड़े होकर मौलवी आज़ाद मारने लग जाएंगे तुम तो ये कुरान की अंडरस्टैंडिंग अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ अपना अकल लगा सकते हैं जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो रिलीजन हमें बताता है कि जिन्नात है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंटिटी है, मखलूक़ात है, वो रूल करते हैं, वो अच्छा जिन्नात की नफ्स भी है, हमें कुरान बताता है। नफ्स से हम मुराद क्या है यहाँ पे, हम जब कुरानिक लैंग्वेज में नफ्स की बात कर रहे हैं मतलब फ्री विल, चॉइस। जिन्नात है फ्री विल, एक चीज़ हमें ये पता चलती है रिलीजियसली। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि जिन्नात की अगर फ्री विल है तो वो उसका मतलब उनका टाइम भी है। हर वो चीज़ जो फ्री विल रखती है वो टाइम परसेप्शन भी रखती है, लाइक ह्यूमंस। तो जिन्नात का भी एक टाइम है, हमारे जैसा नहीं है, उनका अपना अलग एक टाइम है, लेकिन वो टाइम परसीव करते हैं। एक दूसरी बात हमें समझ में आती है। तीसरी बात, हमने उनको ताबे कर रखा है अपने, और वो अपनी डायमेंशन या अपनी डोमेन में काम करते हैं, इंसान अपनी डोमेन में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं करते अनलेस डन बाय इंटेंशन। ये भी कुरान हमें बताता है। क्या मतलब हुआ इसका कि हम जो हमने बचपन सुना है यहाँ पे बहुत से जिन्नात टहल रहे होते हैं, क्या मतलब है? टहलने तो नज़र क्यों नहीं आ रहे? प्लेटफॉर्म सेम है, डायमेंशन अलग है। जिन्नात इसी प्लेटफॉर्म पे है दुनिया के, लेकिन डायमेंशन अलग है। इसको हम साइंटिफिकली बात करेंगे, डायमेंशन अलग होने का क्या मतलब है। इस वक्त भी इस जगह पे जिन्नात हैं, लेकिन उनकी डायमेंशन अलग है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, ये नेशनल सेलिंग सेंटर एक प्लेटफॉर्म है। इसमें आप जिम भी जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, कमरे में लेक्चर भी कर सकते हैं, स्नूकर भी खेल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसकी अलग अलग डायमेंशन हैं। अभी हम नेशनल सेलिंग सेंटर की एक डायमेंशन में बैठे हुए हैं। हो सकता है हमारे बराबर वाले रूम में बहुत सारे दूसरे लोग, दूसरे डायमेंशन के लोग स्नूकर खेल रहे हो यहाँ पे, सही है, ये टेबल टेनिस खेल रहे हो, यहाँ तक बात हजम होती है। अब फर्ज करें एक डायमेंशन के इंसान ने दूसरे डायमेंशन के इंसान को तंग किया, मैंने यहाँ से खिड़की तोड़ी है, ईंट निकाली, या मैं घूम के गया दूसरे कमरे वाले बंदे को चमाट लगा के आ गया। अच्छा फर्ज कर चमाट नहीं लगा, मैं अंदर गया कुछ उठाने, वो स्नूकर खेला था, बेध्यानी मैंने यूँ उठाई और हाथ यूँ किया, धड़ करके उसके हाथ लगा और उसकी गेम खराब हो गई अनइंटेंशनली। क्या होगा उसके बाद? क्या होगा खुर्रम? पॉसिबल रिएक्शंस क्या होंगे? गुस्सा करेगा, और यार क्या शिरकत की, हो सकता है गलत मिजाज का आदमी मारना पीटना शुरू कर देगा। हो सकता है बहुत अच्छे मिजाज का इंसान हो क्या गेट्स ओके। हो सकता है बहुत छोटे दिल का आदमी हो, उदास होकर बैठ जाए, ये क्या कर दिया तुमने, मेरा गेम ख़राब कर दिया। मेरे साथ हर कोई ऐसा करता है, मैं कायम ज़िंदगी में हूँ ही मैं नाकाम इंसान, मेरे साथ हर कोई ज़्यादती करता है। हो सकता है इस किस्म का आदमी। हो सकता है बहुत एग्रेसिव आदमी हो, दूसरी बात नहीं ना चपाक करके चमाट मार दे मुझे, वो फड्डा बात खूनम खानन तक चले, ख़ानदान आ जाए और ख़ानदान में हम तो कसाई हैं, हम तो खून खराबा कर देंगे, छुरे और गन निकल आए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल डिपेंडिंग व्हाट। ये दो डायमेंशन है। नेशनल सेलिंग सेंटर एक प्लेटफॉर्म है, एक डायमेंशन के इंसान ने अनइंटेंशनली दूसरे डायमेंशन के इंसान को छेड़ दिया। नाउ डिपेंड वो इंसान कैसा था और मैं कैसा हूँ, थिंग्स विल अनफोल्ड इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द पीपल। एग्जैक्टली यही हमारे और जिन्नात के बीच में भी होता है। दुनिया एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ या एक डायमेंशन में हम लोग रह रहे हैं, एक डायमेंशन में वो लोग रह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता बाय एनी 1000 रीज़न होते हैं, बाय एनी रीज़न मेरी स्पिरिचुअल आई या मेरी जो डायमेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, मेरा जो सब कॉन्शियस है, जिसको हम थर्ड आई की डोर भी कहते हैं, वो थर्ड आई का डोर जो है वो खुला और मैंने उनकी डायमेंशन में एंट्री मार दी और वहाँ डायमेंशन में जाके किसी को हाथ ऐसे लग गया मेरा। अब क्या होगा? ये सारी मिसालें वो हैं ख़वातीन के लिए, शाम में बाल खोल के मत जाया करो बाहर, खुशबू मत लगाओ, बिल्कुल बिकॉज दे आर लिंक्ड। खुशबू से जिन्नात अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी एंटिटीज अट्रैक्ट होती हैं। खुले बालों से क्यों अट्रैक्ट होती हैं अभी बताऊंगा, अभी सब बताता हूँ, सबके राज खोलूँगा आज मैं। तो मगरिब के वक्त मत बैठो इन जगहों पे, अंधेरा बहुत देर तक घर में नहीं रहना चाहिए। किसी अंधेरी जगह पे जाएँ तो वहाँ पे आवाज़ देते जो भी एंटिटीज़ हैं यहाँ से चली जाएँ। ये सारे हम बचपन से क्यों सुनते आ रहे चीज़ें? बिकॉज हम अनइंटेंशनली उनकी डायमेंशन में जाके पंगा छेड़ देते हैं। इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन पे ये जिन्नात और असरात भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अनइंटेंशनली उस डायमेंशन में जाके, मर्दों को टाइम नहीं हो तो लगे हुए दुनिया में ही, तो वो कम छेड़ते हैं। कुछ मर्दों को मैंने सुना, उन्होंने कहा जी जिन्नातनी मुझ पर आशिक हो गई। ज़्यादातर ख़वातीन को सुना है जिन मुझे ले जाएंगे, मुझसे कह रहे हैं मैं शादी करूँगा। हाँ होती बात सही कह रहे हो किसी हद तक, वो उसको यूज़ वर्ड ऐसे कर रहे हैं जो उनके नॉलेज में है, वो उस तरह समझा पा रहे हैं।
उसकी मीनिंग कुछ और निकलते हैं। लेकिन ये आपने सारे वाक्य सुने, आपने अच्छा मैं यहाँ बैठा हूँ बात करते करते, फर्स्ट करें दीवार है, मैं यहाँ पे कोई अखरोट खा रहा हूँ, अखरोट के छिलके उठाए, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट पीने का जो एंड में बची जलती मैंने ऐसे उठा के दीवार से उधर फेंक दी बाहर फेंकने के लिए। इन द मीन टाइम वहाँ से कोई वॉक करता गुजरा तो जाके उसकी जेब में सिगरेट गिर के जलती गई, उसकी जेब जल गई और अंदर भी जल गया, आप उसकी हट गई, वो बल बजाएगा, ये क्या वाहियात हरकत और फड्डा शुरू। इसी तरह हम लोग जिन्नात या एंजल्स, खासकर जिन्नात की डायमेंशंस में अनइंटेंशनली पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर वो पंचायती जिन्नात जिन हुआ, वो आ जाएगा आपके पीछे फड्डा करने और खुद खानदान लेके आ जाते हैं, जिसको आपने सुना है कबीले का कबीले आ गए लड़ाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अच्छे सुथरे जिन भी होते हैं, पढ़े लिखे PhD जिन भी होते हैं, और मदरसे जाने वाले जिन भी होते हैं, इंसान दोस्त, कोई बात नहीं है, लग जाती होता है, वो हम भी कभी कभी छेड़ देते हैं इंसानों को। उनकी तरफ से भी अनइंटेंशनली हमारे डायमेंशन में आके हरकत हो सकती, कहते हैं यार ये फलां जगह शरारती जिन रहता है, जब जाओ वो तंग करता रहता है, चीज़ें गायब होने लग जाती हैं। तो ये भी होता है। एक तो ये गुमराही आपकी दूर होगी। पांचवी गुमराही इंपॉर्टेंट तरीके, हाँ गौर से सुनिएगा जुमले को, जिन क्योंकि कोई फॉर्म नहीं रखते तो वो किसी भी फॉर्म में डिस्प्ले नहीं हो सकते, वो किसी ऑलरेडी फॉर्म्ड चीज पर आते हैं। इस बोतल में जिन आ सकता है, जिन एक एनर्जी है, इट डजंट हैव इट्स ओन फॉर्म। तो जब किसी चीज़ की फॉर्म नहीं है तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा फॉर्म की शक्ल में, और वो कैसे डिस्प्ले होगी मेरे सामने। तो हर वो चीज़ जिसके पास खुद कोई फॉर्म नहीं होती, वो किसी फॉर्म पर डिस्प्ले होती है। आप बोलेंगे कैसी अजीब सी बात करें, इतनी कॉमन फिनोमेना है, ये क्या चल रहा है। डज लाइट हैज इट्स ओन शेप, बट इफ यू पुट इट इन अ बल्ब, इफ यू पुट अ टंगस्टन वायर इन अ बल्ब और उसको लिट करोगे तो वो बल्ब की शक्ल में नजर आ रहा है। ट्यूबलाइट में डालोगे ट्यूबलाइट की तरह नजर आ रही है, एनर्जी सेवर की तरह। लाइट की कोई खुद फॉर्म नहीं है, जिस शेप या जिस फॉर्म में वो डिस्प्ले हो रही है वो आपको वैसे नजर आएगी। कॉमन सेंस। तो सेम गोज विद जिन्स एंड एंजल्स, दे डोंट हैव अ फॉर्म। तो जिन चीज़ों पर आते हैं, चीज़ों में आते हैं, जिन खुद नमूदार नहीं होते। मैंने एक जिन देखा, वो फला फला ऐसा ऐसा था, वो आपने जिन नहीं देखा, आपने किसी फॉर्म रखती हुई आप किसी भी इंसान को देखेंगे, जब भी आप फिजिकली किसी, अब फर्स्ट टाइम मैंने जिन देखा, पूरा मैंने हुलिया ऐना का बयान कर दिया, तो मैंने जिन को नहीं देखा, मैंने ऐना जो बहैसियत इंसान एग्जिस्ट करती, इन पर जिन को देखा। खुर्रम पर जिनको, वो अलग बात है, खुर्रम खुद एक जिन है माशाल्लाह से, मतलब कदावर शख्सियत है। मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, लिख रहे हैं तो पेंसिल पेपर नहीं है, चलो रिकॉर्डिंग है ना, इसको सुन लीजिएगा बात। तो एक तो ये गुमराही दूरी, ठीक है, ये हमने रिलीजियस रैपअप किया, काफ़ी हद तक गुमराही है अभी, और रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग। फिर अच्छा ये भी बताता चलूँ, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप जी सूरह जिन पढ़िए तो जिन हाजिर हो जाते हैं, जिन्नात का असरात हो जाए, सूरह बकरा पढ़िए। इन चीज़ों में लेस ट्रुथ है, मोर इलिटरेसी या मोर मिस गाइडेंस है। पहले तो बताइए, कोई एक इल्म एग्जिस्ट करता है क्या कि कौन सी सूरत से कौन सी एनर्जी एग्जैक्टली एमिट होती है? कोई इल्म एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो उन पार्टियों को मैंने बता दिया, वो हत्ते लगती नहीं है। जो हमें इल्म मिलता है थोड़ा बहुत, वो आमिल हजरात के पास होता है, और उनका सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ बनाया हुआ इल्म है, कोई टेस्टेड या कोई ऑल्टरनेट साइंस भी नहीं है। ये मिथिकल इल्म है, मिथिकल है, जो चला चला आ रहा है। मैंने बहुत सारे आमिलों को देखा है वो कहते हैं फला सूरह जिन इतनी दफ़ा पढ़ो तो जिन हाजिर हो जाएगा। एक आमिल सबको कह इतनी दफ़ा पढ़ो हाजिर। तो ये कोई किताब है, कोई लॉ है, कोई कानून है, किसी ने बनाया है, कोई सीना दर सीना चला आ रहा है? नहीं, ये मिथिकल इल्म इसको हम कहते हैं, जो बस अंदाज़ों से चला जा रहा है। तो ऐसे बहुत आमिल हमें मिले, वो कहते हैं सूरज जिनको 41 दफ़ा पढ़ो जिन आ जाता है, 41 दिन तक पढ़ो जिन आ जाता है, 41वें दिन हाजिर हो जाएगा, 41 दफ़ा एक दिन पढ़ लो हाजिर हो जाएगा, पढ़ के फूंक दो जिन उतर जाएगा, पढ़ के फूंक दो जिन आ जाएगा। जिन्नात का असर है 31 या 21 दिन तक सूरह बकरा पढ़ो, 41 दिन तक सूरह बकरा पढ़ो, पढ़ लो, तिलावत कर दो, टेप रिकॉर्ड चला दो। ये सब हमने बचपन से मंजन सुनते हैं। फिर इसके पीछे एक और नॉलेज दी जाती है, वो भी बता दूँ आपको कि जी हर जिन आप जो है ना सूरत पढ़ के जिन काबू कर लेते हो, फिर जिनों से काम कराते हो, क्या मतलब हुआ? हैविंग सेट, वो जो भी हमने अभी तक गुफ्तगू की है उसकी रोशनी में देखते हुए फ़र्ज़ करें मैंने सूरह जिन पढ़ी, इतनी दफ़ा बकौल आमिर साहब को जिन काबू कर लिया, एक एनर्जी, मैंने एक एनर्जी काबू। अब मैं उस एनर्जी को कैसे यूज़ करूँगा? पहले तो वो सारे कवानीन अप्लाई होते हैं। क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ बहैसियत आमिल जिसको वो सारे कवानीन पता है कि मेरे सब कॉन्शियस पे किस तरह मेरे लॉजिकल प्लेन पे चीज़ें डिस्प्ले होती हैं? क्या मैं सही चीज़ देख रहा हूँ? हो सकता है मेरा माइंड ही मुझे उल्लू बना रहा हूँ, हो सकता है मैंने जिन्नी मवक्किल बना दिया। उसमें भी हम अभी बात करेंगे जिन और मवक्किल में क्या फ़र्क होता है। तो आमिलों को सॉरी टू माई नॉलेज नहीं पता होता।
लिटरली दे आर मिसगाइडेड तरीन लोग, और वो ज़्यादातर लोग जो है अपनी कंफ्यूज्ड और मिसअंडरस्टूड नॉलेज से, जो उनके सामने जो उनसे भी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड लोग होते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और यूज़ करते हैं कि इतनी दफ़ा सूरत पढ़ लो ये हो जाएगा। कुरान की हर वर्ड में पावर है, ये एनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान खुद एक एनर्जी है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो एनर्जी बिहेव किस तरह करती है, या वो एनर्जी अनलॉक की जा सकती है, क्या उसको डेलिबरेटली अनलॉक करके पोटेंशियली इन एनर्जीज़ को काबू किया जा सकता है, ये एक अलग डोमेन। लेकिन वो जो आमिलों का जो इल्म चला आ रहा है, जो मिथिकल हम सुनने को बोलते हैं, ये सूरज जितना पढ़ दो, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। अच्छा, इट वर्क्स समटाइम्स, लेकिन उसका कानून अलग है। कानून 41 दफ़ा पढ़ना नहीं, उसके पीछे कानून है इंटेंशन, वो भी मैं भी बात करूँ। रिलीजियसली क्लियर हो गया। अब साइंटिफिकली आए ज़रा, जिन्नात होते क्या हैं। टाइम कम है तो मैं अब फरिश्तों को भी लपेटना शुरू करता हूँ। फरिश्तों की भी पहले मैं गुमराही दूर कर दूँ, जो सारे पॉइंट जिन्नात पे मैं बोले मोरलेस सारे अप्लाई होते हैं फरिश्तों के ऊपर भी। साइंटिफिकली हम डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा फरिश्ते जिन्नात में फ़र्क क्या है। साइंटिफिकली दुनिया में कितनी टाइप की एनर्जीज़ हैं? खुर्रम, सिंस इज साइंटिफिकली गुड, गिव अस, हेल्प अस आउट। कैसी, क्या क्या है, प्लीज़ नेम देम। ठीक है, और कोई एनर्जी? किन फॉर्म्स में डिस्प्ले होती हैं ये चारों? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, चारों में डिस्प्ले होती है। अगर हम इसको रिलीजियसली कहें तो आग, पानी, मिट्टी, हवा, यही 4 टाइप्स है ना फॉर्म, डॉक्टर साहबा। और किसी को कन्फ्यूजन, बेटा आपको भी समझ में आ रही बात? ये चारों टाइप की एनर्जीज है ना दुनिया में, आग, पानी, मिट्टी, हवा। उर्दू में कहें तो, इंग्लिश में कहें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और हाईली फिजिकल या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कहेंगे तो कितनी वेवलेंथ होती हैं एनर्जीज? शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, ग्रेविटी, और हाँ जो आपने अभी बोला, स्ट्रॉन्ग वीक को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, क्या टाइप की होती है? जब आप मेटाफिजिकल स्टडी करते हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, सब एटॉमिक के बहुत ही बारीक लेवल पे जाकर चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको जो एनर्जीज बिहेव करती नजर आती हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक एनर्जी का नाम दे रहे हैं, वेव्स को। और नॉर्मली जो 2 किस्म की एनर्जीज हमें दुनिया में पाई जा रही है, एक तो ग्रेविटेशनल पुल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ किसी भी चीज़ की निकलती है। फिर उसमें डिपेंड करता है वेवलेंथ का, शॉर्ट वेवलेंथ है, लॉन्ग। फिर जो हमें टाइप ऑफ रेज मिलती हैं इन एनर्जीज के प्लेटफॉर्म के अंदर, वो कौन सी होती हैं टाइप ऑफ रेज? वही गामा, बीटा, अल्फा। है जी, हमने रेंज में डिफाइन किया, इस रेंज में तो अगर इस रेंज की वो एनर्जी है तो अल्फा है, वो बीटा है, गामा है, रेज जिसको हम कहते हैं। फिर उसमें फर्दर हमें उनकी, ये तो मैंने एक तो वेवलेंथ डिफाइन हो गई, टाइप ऑफ एनर्जी। अब उनकी इंटेंसिटी के ऊपर हम बात करेंगे तो किस टाइप की रेज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी फर्दर उनकी टाइप को हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं, हमारे पास ब्लूटूथ रेज हैं, हमारे पास जो वाईफाई रेज हैं, सारी टाइप ऑफ रेज हमने नाम दे दिए। बेसिकली हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं, हीट वेव्स हैं, और हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। यही 3 बैंडविड्थ हम समझते हैं इन जनरल, सही? या तो कोई वेव अल्ट्रा वायलेट होगी या कोई इंफ्रारेड होगी। समझ लें एक प्लेटफॉर्म पे हम देखें ना ये टाइप ऑफ रेज को, तो अगर हम उसके एक चार्ट बनाएं, उसका एक प्रोसेस बैंडविड्थ चार्ट बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो जहाँ हीट ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे इंफ्रारेड रेज काम कर रही होती है। उसके बाद हीट के बाद एक कोल्ड या सर्टनली नॉर्मल रीजन आता है जिसमें ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। हम जो वेवलेंथ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, वो हमारी ह्यूमन बैंडविड्थ कहते हैं उसको, ह्यूमन आई बैंडविड्थ, जिस पे फोटॉन्स काम करते हैं। और उसको कोल्ड एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे तो वो अल्ट्रा वायलेट एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। चलिए इसको इस तरह समझा लें, गर्म होता है तो आगे जा रहे हैं, इंफ्रारेड आगे है, अल्ट्रा वायलेट पीछे। इंफ्रारेड तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोला नहीं। इस तरह समझ लीजिए, ये चीज़ रखी है, इसको मैंने हीट करना शुरू किया, कितना हीट हो गया? उसके बाद फिर ख़त्म। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को एनर्जी हीट करने की तरफ लेके जाऊं तो उसका एंड क्या है हमारी दुनिया में? जल के मेल्ट होके वेपराइज, ख़त्म, खलास, गायब, यही होगा ना। अब फर्स्ट करें उसको ठंडा करना शुरू करूं,
कहाँ तक जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट ज़ीरो। उसके बाद क्या हो गया? फिजिक्स नहीं पढ़ते आप लोग? उसके बाद बकौल आइंस्टाइन और मिस्टर बोस के, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा ना यार एब्सोल्यूट ज़ीरो के बाद। फॉर्म डिफॉर्म होना शुरू कर देगा, फिर वो ऐसा मटेरियल बन जाएगा उसकी कोई फॉर्म नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया कि क्या होगा। नहीं गई ना, जो उन्होंने पार्टिकल पर टेस्ट किया उन्होंने उस पर थ्योरी दे दी ना कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो थ्योरी है ये कंडेंसेट बन जाएगा, यानी कि ये ऐसा मटेरियल बन जाएगा जो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, यानी गंभी टाइप का नहीं, बड़ा लिक्विड फ्लोइंग प्लाज्मा टाइप का कोई चीज़ बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, मैं बता देता हूँ ना। उसके बाद इस पर एक बिजली गिरा देते हैं हम, 2 लाख वोल्ट की बिजली बकौल खुर्रम की गेंद से गिरवा देते हैं। इस पर एक थंडर बोल्ट गिर गया, फिर क्या होगा? किसी भी चीज़ पे गिरा दो थंडर बोल्ट, थंडर गिरने के बाद होता क्या किसी भी चीज़ के साथ? प्रोसेस से क्या गुजरती है वो? इतनी ठंडी होती है कि वो फट के उड़ के जल के भस्म, पता नहीं क्या हो जाता है। पहले गर्म होती है, जब ठंडा करंट पास होता है, गर्म होती है, जलती है, फट के गायब हो जाती है। यही होता है ना। एक और चीज़ में एडिशन करते चले, ये जो करंट आ रहा है और इसमें इंजीनियर्स हजरात भी बैठे, करंट कैसा होता है? ये ठंडा होता है गर्म होता है? ट्राई किया कभी? ठंडा होता है। और अगर मैं सॉकेट में हाथ दे दूं 1000 वोल्ट के अंदर तो क्या होगा मेरे साथ? व्हाट विल हैपन टू मी मेडिकली? कैसे ठंडा जल जाऊंगा मैं? आई विल डाई ऑफ करंट, एनर्जी फ्लो जो मेरे अंदर होगी, इलेक्ट्रॉन्स मेरे अंदर इतने फ्लो होने लग जाएंगे ठंडी में जलन की मौत मर जाऊंगा। मतलब अब ये डिसाइड कर लें हम किसको ठंडा गर्म करें। भाई जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो हम उसको दुनियावी पॉइंट से करें ठंडी है, आग नहीं निकल रही उसमें से, लेकिन उस ठंडी एनर्जी के गुजरने के बाद हम हीट अप हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। व्हाट गेटिंग द पॉइंट? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम आते हैं जिन्नात और एंजल्स पे। ये जो हम साइंटिफिक बैंडविड्थ जो मैंने आपको बताया हम रह रहे हैं कि एक हीट की साइड पे लेके जाते हैं। एक्सट्रीम एंड क्या है हमारी, जिस बैंडविड्थ पे हम इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम क्या है? या तो मैं जलना शुरू कर दूं, हीट की शक्ल में चले जाऊं, एक्सट्रीम हीट पे जाऊं, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड जल के बर्न होके भस्म होके वेपराइज होके ख़त्म हो जाऊंगा। और मैं एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ जाऊं तो फिर ये मेरे पास एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी के, और मैं कंडेंसेट बन जाऊंगा। जिन्नात जो है ना वो जब एक्सट्रीम हीट की तरफ जाते हैं ना आप, इंफ्रारेड रीजन में, जिन्नात वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अबे यार जो भी डायरेक्शन है इंफ्रारेड की डायमेंशन, अभी खुद कह रहे हैं इंफ्रारेड आगे की तरफ है, अल्ट्रावायलेट पीछे रीजन है। एक मिनट, ये हम साइंटिफिकली कह रहे हैं। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे कोई राइट लेफ्ट डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर स्पेस में निकल जाए, मैं बोलूँ वहाँ से राइट टर्न ले लेगा, लेंगे आप। जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब आप इंफ्रारेड या हीटिंग रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं। जब आप कोल्ड रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ अल्ट्रावायलेट रीजन, वहाँ फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड फरिश्ते करंट से बनी हुई टाइप की, मैं नहीं कह रहा करंट से बने हुए होते हैं, एनर्जी होते हैं। और जिन्नात जो आपने सुना भी है आग से बने होते हैं। आप चले बोले जी मुझे जिन्नात, अब खुर्रम का 1 लाख रुपए का सवाल जवाब मैं इनको पहले भी दे चुका हूँ लेकिन फिर रिपीट कर दिया, क्या मुझे जिन्नात दिखाइए, मुझे लाइव इन आँखों से जिन्न देखना है। कोई दिखाए तो मसला ही नहीं कोई, मैं 4 लकड़ी लाऊंगा, जला दूंगा उनको, और जलने के बाद उससे जो आग लिपट रही होगी तो मैं आग को देख के नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आग के एग्जैक्टली ऊपर जो प्लाज्मा नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मटेरियल जिससे जिन्न बने होते हैं। और ये जिन्न ही है, ये मेरा बनाया हुआ जिन्न है, ह्यूमन मेड जिन्न है। देख लो इस तरह बिहेव कर रहा है, फॉर्म उसकी कोई नहीं है, पहले बता दिया। समझ में आ गई बात? अच्छा, माइंडेड, मैं जब इंफ्रारेड रीजन से तशबीह दे रहा हूँ तो आई एम नॉट सेइंग वो एग्जैक्टली इंफ्रारेड से बना है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग विच इज अनसीन इन द अनसीन वर्ल्ड इन योर लॉजिकल माइंड थ्रू माई लॉजिक। तो मुझे वर्ड्स की मोहताजगी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इंफ्रारेड समझ लीजिए क्लोजेस्ट उसके यही। अब आप बोले नहीं और आई वॉन्ट टू सी मोर जिन्नात, मुझे और रियलिस्टिक पिक्चर दीजिए इसकी। अब मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें, ये ऐसा फ़र्ज़ नहीं कीजिएगा, फ़र्ज़ करें सलमान फारूक पे कोई जिन आ गया, लिटरली एक्चुअली कोई जिन एनर्जी जो होती है जिसको मैं कह रहा हूँ जो इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती है, वो कहीं कॉस्मिक प्लेटफॉर्म से ट्रैवल करती है, आलम गैब से निकली, हमारे डायमेंशन में आए, वो सलमान के ऊपर चढ़ गया वो जिन। अब सलमान के ऊपर जिन आया हुआ है, आपका वैसे जिन साथ नहीं आया जिन,
वो जिन घर छोड़ गया, तो इन पे जिन आ गया। अब कैसे पता चलेगा इन पे जिन आएगा? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये जिस बैंडविड्थ या जिस रीजन में ये रहते हैं इंसानों के, उसमें इंसान कैसे बिहेव करते हैं। 38 37 पॉइंट सम डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, उसमें हम ये इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं 5 सेंसेस में, पानी पी रहे होते हैं, इसको रिमोट कह रहे होते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें इनके अंदर सर्टनली इंफ्रारेड एनर्जी, हाईएस्ट इंफ्रारेड जैसी एनर्जी पेनिट्रेट करी और उन पर प्लग इन हो रही है। नंबर 1, इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाएगा। वो 37.8 डिग्री जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं स्टेबल होगा, हाई रहेगा। नंबर 2, अंदर से इनको आग फील होगी, जलना फील होगा। अच्छा, नंबर 3, यहीं रुक जाए। फ़र्ज़ करें मक्के आपके साथ ऐसा होता है, कभी आपको गर्मी लगने लगती है, कैसा बिहेव करती हैं आप? फ़र्ज़ करें एसी बंद कर दें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है, धूप निकल ली और बिल्कुल हवा नहीं, इधर गर्मी लग, क्या कहेंगी? क्या बुरा हाल है, इतनी गर्मी, मनहूस, लाइट क्यों नहीं आती, ये क्या क्यों? व्हाट आर यू रिएक्टिंग बाय द वे? एग्रेसिवली। ये भी इसी तरह का बिहेवियर शुरू कर देंगे। ये तरीका है किसी भी इंसान की, बेसिक सिम्टम्स है किसी भी इंसान को पकड़ने के, उसके बाद जिन है कि नहीं। अगर है वो सारे वो पकड़ा जाएगा, विल स्टार्ट बिहेविंग। अच्छा, ये जो एग्रेसिव बिहेव करेंगे, ये एग्रेसिव बिहेव किस माइंडसेट में रहते हुए करेंगे? जो इनका लॉजिकल फ्रेमवर्क है। फर्ज करें इन्होंने बचपन से अब तक गांव में ज़िंदगी गुजारी है, तो ये अजीब गांव देहातों वाली लैंग्वेज के अंदर एग्रेसिव बिहेव करने लगेंगे, अजीब अजीब बातें करने लगेंगे, हमें समझ में नहीं आएगी। अगर फ़र्ज़ करें वो कॉस्मिक या जिनकी एनर्जी इन पे बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है कोई, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उठ के मारना पीटना शुरू कर देंगे लोगों पे। और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, जो इंग्लिश फिल्मों में दिखाते हैं, वो हवा में उछलना शुरू और 4 बंदों को उठा के फेंक दिया। क्या मतलब? वो इतनी ज़्यादा इनके अंदर इंफ्रारेड टाइप की जो जिन एनर्जी, जिसको मैं इंफ्रारेड कह रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है, तो इनकी बॉडी की जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा पावर एक्सर्ट कर रहे हैं। सही है जी, यहाँ तक सही। दूसरा आउटकम क्या होगा इनके ऊपर जिन्नात के आने का, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? इनकी जो फिजिकल बॉडी है वो डेट्रिएट करना शुरू कर देगी, उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो इतनी एनर्जी है। फर्ज करें मेरे गुर्दे से बहुत ज़्यादा हीट गुजारी, आप क्या होगा? मेरी वेन्स बर्न होने लग जाएंगी, मेरे नर्व सिस्टम बर्न होने लग जाएंगे, तो मेल फंक्शनिंग शुरू कर दूंगा मैं। तो आपको जितनी भी फिजिकल बीमारियां नज़र आती हैं जिन्नात के आने के बाद, वो इसलिए नज़र आती हैं। इतना इन्फ्लक्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, जो इंफ्रारेड सो कॉल्ड एनर्जी है, कि आपकी फिजिकल बॉडी डेट्रिएट और डैमेज होने लग जाती है, उसके आउटपुट। तो यानी कि जब भी जिन्नात या कोई ऐसी एंटिटी किसी पे आती है जो बीमार, उनका फिजिकल रिpercussions भी होती हैं, फिजिकल बीमारियां होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि इस डिटेल प्रोसेस या इतने ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को नहीं समझते डॉक्टर हजरात भी, ना आमिल हजरात। अब वो तो आमिल के पास जाओगे, वो सिर्फ इंफ्रारेड एनर्जी को टैप करते रहेंगे, फिजिकल डेटरिएशन को देखेंगे नहीं। और डॉक्टर के पास चले जाओगे, वो कहेंगे हाँ इनके गुर्दे में, इनके अंदर एनीमिक है, इनके अंदर जो है रेड ब्लड सेल की कमी, इसलिए इस तरह बिहेव कर रहे हैं। इनका माइंड जो स्किप कर रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि कॉज क्या बन रही है इसकी। वो कहेगा बस ब्लड सेल नहीं बन रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बन रहे, इट कैन बी एनी रीज़न साइंटिफिकली। और बात सही कह रहा है वो। और वो रेड ब्लड सेल बनाने की दवाइयाँ देता रहेगा या इंजेक्ट करता रहेगा ब्लड इनके अंदर, वो अपनी जगह गलत नहीं कर रहा। लेकिन क्या दोनों टाइप के लोग दोनों एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं? नहीं। यहाँ पे ऐसा इंसान चाहिए जो परफेक्ट नॉलेज रखता हो, या कामिल, जिनको फिर हम सेंट कह देते हैं, वो इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक सिम्टम बताए जिनाने के, और प्रूव भी किया कि किस तरह बिहेव करता है आपकी बॉडी में। अच्छा, ये क्या होता है? जिन एनर्जी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2000 वॉट का पीला वाला बल्ब लगाता हूँ और आप सब पे वो लाइट मारता हूँ, क्या होगा? हीट लगने लगेगी, आपको गर्मी लगने लगेगी ना। मैं समझ लें आसमान से कोई ऐसी एनर्जी आ रही है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो कोई फॉर्म नहीं रखती, और मैं उसको जिन कह रहा हूँ, और वो आप उसके ज़ेर असर आ गए, आप फंस गए उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं जिन आ गया अंदर। कुछ इस तरह होता है, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली ये होता है, क्योंकि बिकॉज माइंडेड, ये बार बार जहन में रखिए कि हमारे पास अल्फाजों की लिमिटेशन है। मैं आपको लॉजिकल प्लेटफॉर्म पे समझा रहा हूँ ये सारी बात। यहाँ तक समझ में आई? तो जिन जो है वो इंफ्रारेड रीजन के रहने वाले हैं। कैसी एनर्जीज़ हैं वो? सम वॉट लाइक दिस एनर्जीज़ हैं जो फ्लोट करती हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे भी हैं। अच्छा, इसमें हाई, लो, माइल्ड, एक्सट्रीम, एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव, फ्रेंडली, हर टाइप की एनर्जीज़ हैं उसके जिन्नात के, जिसको हम कहते हैं जिन्नात के ख़ानदान होते हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं उनके। अच्छा, व्हेन वी यूज़ द वर्ड जिन्नात के ख़ानदान होते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? ख़ानदान किसको कहते हैं हम? सिमिलर टाइप ऑफ। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरा ख़ानदान है, क्या मतलब है? मैं, मेरे वालिद, मेरे बहन भाई, हम सिमिलर ब्रीड के लोग हैं, सिमिलर माइंडसेट, सिमिलर ब्रीड, सिमिलर बैकग्राउंड के लोग हैं जो एक साथ रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम सिमिलर ब्रीड के हैं।
इस तरह के बिहेवियर को हम इंसान अपनी लैंग्वेज के अंदर ख़ानदान कहते हैं। सही है, यहाँ तक समझ? तो जिन्नात में भी ऐसी जो सिमिलर टाइप की एनर्जीज़ हैं जिन्नात की, वो सिमिलर ग्रुप में रहती हैं, उनके ख़ानदान होते हैं। और फड्डा हो जाता है वो ख़ानदान के ख़ानदान ले आते हैं, और उनकी उम्रें कई कई हज़ार साल होती हैं। क्यों? टाइम बैरियर है दूसरा, वो एनर्जी बन होते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, दे आर नॉट मटीरियल। अच्छा, क्यों मटीरियल नहीं है? हम आग, पानी, मिट्टी, हवा, तो हम मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी इन्फीरियर है आग से। फायर इज़ मोर पावरफुल देन अर्थ, मट्टी। तो मट्टी जल्दी डेटरिएट होती है हमारी फिजिकल बॉडी, इसलिए हम 70 साल में मर जाते हैं, वो 2-2 हज़ार साल जवान के बच्चे जी रहे होते हैं। आप बोलेंगे अच्छा इससे एक और चीज़ प्रूव होती है, तो शैतान ने सही कहा था फिर कि मुझसे इन्फीरियर है इंसान, में क्यों सजदा करूं? सही कहा था, बात तो सही की थी उसने आधी। वो कह रहा भाई मुझसे इन्फीरियर मैं क्यों सजदा करूं, लेकिन ही वॉज मिसिंग वन थिंग। वो मिट्टी को देख रहा था, उसके अंदर जो नूर था उसको नहीं देख रहा था, विच इज़ फार मोर सुपीरियर देन एनीथिंग। आग, पानी, मिट्टी, हवा से सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्या है? नूर। अच्छा, और अल्लाह ने क्या कहा था कुरान में? गिर पड़ना सजदे में जब फूंकूं अपने में से मिट्टी के पुतले में। उसने ये नहीं कहा था अल्लाह ने ये मिट्टी का बना दिया है, सजदा कर लो उसको। अगर अल्लाह ने ये कहा होता कि मिट्टी के पुतले को सजदा करो, तो तब शैतान बोलता, जिन जो एक जिन था, कि यार ये तो जाती है, मैं इससे सुपीरियर हूँ और ये इन्फीरियर मिट्टी का, मैं इसको क्यों सजदा करूँ? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मिट्टी को सजदा करो, और उसने ये भी नहीं कहा नूर को तो वो कर ही रहा था अल्लाह को सजदा। ग्रेट। उसने अल्लाह ने कहा कि गिर पड़ना सजदे में जब मैं फूंकूं अपने में से, यानी कि मेरी एसेंस या रूह, मेरा नूर की जो ग्रेटनेस है वो जब इस पुतले में मैं डाल दूंगा तब ये सुपीरियर हो जाएगा, तब इसको सजदा करना। तो ये चीज़ पता चली हमें कुरान और शैतान और जिन के बारे में। तो इसका मतलब ये भी कि आज भी जिन्नात को हमारी सुपीरियरिटी नज़र नहीं आती। अच्छा, नूर नज़र नहीं आता उनको इंसानों के अंदर। किन इंसानों के अंदर नज़र नहीं आता? सबके अंदर। जिनका डोरमेंट हुआ है, जो मट्टी के पुतले बने हुए, माद्यत परस्त बने हुए या नफ्स परस्त बने हुए, उनके अंदर नज़र नहीं आएंगे, है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जिनका नूर एक्टिव है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जिन्नात कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, किधर सजदा ठोकने का है, किधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ, उधर से जाऊँ, साइड निकलते नहीं। उनको ऐसी एनर्जीज पेनिट्रेट नहीं कर पाती, फॉर्म किसी भी टाइप क्यों नहीं छिड़ पाती। अब मैं बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। इंफ्रारेड रीजन जो है वो बहुत नीचे है, ये हमें कुरान से पता चलता है। साइंस को तो अभी भी 1.5-2 हज़ार साल बाद पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा। जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है वो बहुत सुपीरियर है उससे, फरिश्ते बहुत सुपीरियर हैं। कोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। मिसाल दे देता हूँ, समझा देता हूँ। ये रोस्ट्रूम रखा हुआ है, इस पर हम आग लगा देते हैं। कितनी देर लगेगी आग लगने के बाद जल के कार्बन बनने में और तबाह होने में? आप कैलकुलेट कीजिए, बताइए। घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा ना प्रोसेस को गुजरने में, जो भी आपका आइडियल टाइम है। 30 मिनट लग जाएंगे ना। अबे भाई, जो भी टाइम लगेगा, माइंड में तो आ गया ना कि इसको जलाऊंगा, ये बर्न होगा, पहले आग निकलेगी, उसके बाद ये काला होगा, कार्बन बनेगा, कार्बन को और जलाऊंगा और 2000 डिग्री फर्नेस में डाल दूंगा, फिर वो जाके कार्बन जो है वेपराइज होके पार्टिकल बन के डाइल्यूट होके ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना। एक से सुपीरियरिटी बता रहा हूँ। अब मैं इस पर 1.5 लाख वोल्ट की एक थंडर मारता हूँ, कितनी देर में जाएगी ये वेपराइज? कितनी देर में होगी? समझ में आई पावर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज? एंजल्स बाप है जिन्नात के। जिन्नात बहुत इन्फीरियर एनर्जीज हैं एंजल से। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फायर। चले ऐसे अब इसको दूसरे एंगल समझाते हैं। दुनिया में क्या 4 चीज़ें हैं? आग, पानी, मिट्टी, हवा। मिट्टी से इंसान बने, उनके अंदर पानी भी है, आग भी है, मिट्टी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेजर स्ट्रक्चर हमारा मिट्टी का है, जिसको हम कहते हैं बॉडी। पानी से भी मखलूक़ात बनाई, जो जानवर वानवर बनाए उनमें पानी है, इंसानों में पानी है। पानी की मखलूक़ात ज़्यादातर पानी से बनी होती है, मछली वछली एंड ऑल दैट। मेजर कंस्ट्रक्शन पानी से वो बनी, मट्टी से इंसान बना, आग से जिन्नात बने, हवा से क्या बना? दरख्त, बिकॉज ट्रीज ब्रीथ इन एयर एंड ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका सारा वही। एयर मतलब मॉलिक्यूल, यानी कि प्लाज्मा को इनहेल करते हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस को इनहेल करते हो। तो 4 टाइप की मटेरियल हैं, 4 चीज़ें बनी, आग, पानी, मिट्टी, हवा। 5वीं मटेरियल क्या है? ईथर, यानी कि स्पिरिट, नूर।
ये फरिश्ते नूर से बने हैं, ये चारों से बहुत सुपीरियर ऊपर। ह्यूमन फरिश्तों से सुपीरियर कब हो जाता है? जब उस मिट्टी के अंदर जो नूर है वो एक्टिवेट हो जाए, स्पिरिचुअल हो जाए, वो सेंट लाइक पर्सन हो जाए, एलिवेटेड फॉर्म में आता है, वो सबसे सुपीरियर हो जाता है, फिर वो अलग एक बात है। तो इसलिए जो है फरिश्ते सुपीरियर हैं। अब फ़र्क ये तो समझ में आ गया उनके मटेरियल साइंटिफिकली। जिन्नात किससे बने हैं? फरिश्ते। जिन्नात किस तरह बिहेव करते हैं मैंने बता दिया, किसी के ऊपर आएंगे किस तरह पकड़े जाएंगे मैंने बेसिक बताया, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली पीएचडी तो नहीं करा रहा इस टॉपिक के ऊपर, इतनी डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक बता दी कि फ़र्ज़ करें सलमान फारूक, इनके पास अपना एक ज़ाती जिन है, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई जिन आ जाए तो ये किस तरह बिहेव करेंगे और क्या अपेरेंट सिम्टम्स होंगे टेस्ट करने का। अच्छा, जब ऐसा इंसान होगा क्या होगा? उसके अंदर हीट इतनी है, आंखें चढ़ जाएंगी, वाइटनेस आ जाएगी आंखों पे, और जो जो सिम्टम्स मेडिकली आप प्रिज्यूम या अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो वेरी करेंगे डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, और वो पर्सन आपको ऐसे बिहेव करता नजर आएगा। अब आए फरिश्तों को, फरिश्ते कैसे बिहेव करते हैं? तो मैंने आपको जब बता दिया कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज होते हैं फरिश्ते, तो अल्ट्रा वायलेट को हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं इस करंट से। लेट्स टेक इलेक्ट्रिसिटी एज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज एज एन एग्जाम्पल। फरिश्ते आर इससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट की। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश हो रही होती है तो जब थंडर स्ट्राइक होता है, बिजली कड़कती है, देखिए होगा आपने कैसी आती है और कितनी तेज़ी से आती है और कितनी पावरफुल होती है। समझ लें आपने, जो पावरफुल तरीन दुनिया में एनर्जी रिकॉर्डेड हुई है ना, जो बिजली गिरी है, वो स्टार्टिंग में नहीं है फरिश्तों को। तो एक तो ये हो गया। फरिश्ते दो टाइप के होते हैं। अगर हम उनको टाइप में डिवाइड करें तो मैन मेड एंड गॉड मेड। अल्लाह ने फरिश्ते बनाए और इंसान भी फरिश्ते बना सकता है। उनको हम फरिश्ते नहीं कहते, उनके लिए हम वर्ड मवक्किल यूज़ कर लेते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में कहेंगे तो अल्लाह ने बनाया रोबोट्स, हमने बनाया बॉट्स। तो इंसान बॉट्स बना सकता है, और जो अल्लाह ने बनाया वो रोबोट उसकी खिदमत के लिए अनलिमिटेड। अच्छा, मैन मेड और गॉड मेड। दूसरा, इसमें फर्दर टाइप होती हैं कि जो रेगुलर रूटीन वाले, यानी कि रोबोट्स लाइक, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, जो करामन कातिबीन जो लिखते हैं ये सारा, और बाकी ड्यूटियों पे लगाए हुए जो हमने सुने, इतने हज़ार फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, ऑल दैट। फिर एक इसमें भी सुपीरियर फॉर्म होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड और पावरफुल एनर्जी होती है, जिनको हम मलाइका कहते हैं, आर्क एंजल्स। एंजल्स, आर्क एंजल, ये दो अलग टाइप हो गई। मैन मेड, गॉड मेड, इंसान के बनाए हुए, अल्लाह के बनाए हुए। फिर फरिश्तों के अंदर अलग रुतबों में अगर हम बात करें तो एंजल्स एंड आर्क एंजल्स एंड बॉट्स, मवक्किल्स, इंसानों के बनाए हुए। फिर बाय फंक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हैं इनको। फरिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते। हम इंसान इन जनरल फरिश्तों को अच्छा परसीव करते हैं। हमें हमारे रिलीजन में बताया गया, और बात सही भी हमारे लिए, कि फरिश्ते अच्छे काम करें, अल्लाह ने लगाए हुए काम करें, लेकिन फरिश्ते अच्छा बुरा काम नहीं करते। हम इंसान कामों को अच्छा बुरा समझते, फरिश्ते सिर्फ काम करते हैं। दे आर लाइक रोबोट्स। अगर एक फरिश्ते को बोलो यार तुम 25,000 साल तक हाथ यूँ करते रहो, 25,000 साल तक करेगा ना, थक, वो इट्स लाइक अ रोबोट, उसको कुछ नहीं पता। अच्छा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, वो हमें पता चल रहा है जिन्नात से और उनके कंपैरिजन से। जिन्नात के पास फ्री विल होती है क्योंकि उनकी नफ्स होती है, फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं होती क्योंकि उनकी नफ्स नहीं होती, और ना वो कोई चॉइस रखते हैं, उनको जो कह दिया वो करना है। तो इससे ये भी हमें पता चलता है ये जो एंजल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, खुर्रम से सवाल, फिर से हमजा से सवाल, इंजीनियर सर, एक रोबोट खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो स्विच ऑफ है, सही है, तो क्या वो मुझे उसके बारे में पता चल रहा है कुछ कि वो क्या किस तरह काम करता है, चलता कैसे? अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने उसको स्विच ऑन किया, वो काम करने लगा है, तो अब मुझे पता चल रहा है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी डिटेलिंग नहीं पूछ रहा। बॉट्स या रोबोट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उनकी परफॉर्मेंस या उनकी विजिबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको आप समझ सकते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर ऑन, व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन, एक्टिव। सेम लॉ गोज फॉर एंजल्स एज वेल। एंजल्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड, वो उसी वक्त मुशाहिदा किया जा सकता है फरिश्तों का जब वो मूवमेंट में हो या कोई काम कर रहे हो। अगर वो मूवमेंट में नहीं है, स्टिल खड़े हुए हैं, नहीं पकड़ में आएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत कॉमन दी है, ये लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्ट्रा वायलेट की नस्ल है, इस कमरे में पिच डार्क अंधेरा है और ये लाइट भी बंद है, ढूंढ सकते हैं इस लाइट को, और मैंने एकदम से टक करके ऑन की लाइट, अब इट कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज परफॉर्मिंग। ये बहुत ही बदतरीन मिसाल मैंने देके समझा दिया कि एंजल्स किस तरह बिहेव करते हैं।
क्यों है ये एनर्जीज, रियलिटी, इनकी रियलिटी में ये भी आता है ना क्यों है ये एनर्जीज। जो एंजल्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर हमें जो रिलीजियसली पता चलता है कि पहले जी जिन्नात की हुकूमत थी पूरी कायनात पे, वो चप्पा चप्पा जी बदमाशी थी, फिर उन्होंने फसाद फैलाया, गन फैला रहे थे कुछ ना कुछ गन, अब उसके गन की मीनिंग क्या है वो अलग। एंजल्स को बुलाया, उन्होंने मामला सही किए, फिर एंजल्स काम चलाते रहे, उन्होंने कंट्रोल रखा। चले इसको इस तरह देख लेते हैं, एक ज़माना था यूनिवर्स के अंदर इंफ्रारेड एनर्जी की बदमाशी थी। फिर वक्त गुजरा, इंफ्रारेड एनर्जी को हटा दिया गया, फिर अल्ट्रा वायलेट एनर्जी टेक ओवर करने लगी। फिर अल्ट्रा वायलेट एनर्जी ने काफ़ी हद तक काम चलाया, लेकिन मामला फिर बनाने वाले ने, क्रिएटर ने एक इन दोनों के बीच की एक एंटिटी बनाई, बीच की बैंडविड्थ लेके आए 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका टेम्परेचर रहता है, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट खुसूसियात भी डाल दी, इंफ्रारेड सब कुछ डाल दुल के परफेक्ट ब्लेंड बना के बीच की एंटिटी ला के ये सारा मामला संभालेगी, जिसको हम इंसान कह रहे हैं। तो ये सारा एनर्जीज़ का गेम चल रहा है जो जितना मैं समझ पाया हूँ साइंटिफिकली यूनिवर्स के अंदर। अब वो क्यों थी इंफ्रारेड, उसने अल्ट्रा वायलेट क्यों बनाई, या जन्नात क्यों अल्लाह ने बनाया, फरिश्ते इंसान क्यों बनाया, सजदा कराया, वो बेहतर जानता है, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता, ना मुझे पता है ऑब्वियसली। अच्छा जी, ये हमारे पास रिलीजियस और साइंटिफिक एक आइडिया हो गया फरिश्तों और जन्नात का। थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करते हैं उसके ऊपर, फिलोसॉफी को हम टच नहीं करेंगे। तो अब स्पिरिचुअलिटी में अच्छा हमारे पास ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, हम स्पिरिचुअल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट को इंटरमिंगल कर जाते हैं। दोनों एक ही डायमेंशन है, रिलीजन भी एक डायमेंशन है, साइंस भी एक डायमेंशन है, स्पिरिचुअलिटी भी एक डायमेंशन है। मैं उसको उस तरह बात नहीं कर रहा कि मज़हब और रूहानियत अलग है। अगर हम मज़हब में रहते हुए बात करें तो रूहानियत भी मज़हब का हिस्सा है, और रूहानियत में रहते हुए बात करें तो मज़हब रूहानियत का भी हिस्सा है। वही डायमेंशंस कनेक्ट होती हैं। और साइंस में रहते हुए बात करें तो मज़हब और रूहानियत दो अलग अलग डायमेंशन है, और साइंस एक अलग डायमेंशन है। लेकिन मैं इसको स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए बात करने जा रहा हूँ कि हमें ये कन्फ्यूजन होती है, हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से इंटरमिंगल कर जाते हैं। जो हमने अब तक सारी गुमराहियाँ दूर की और एक्सप्लेनेशन आपको दी वो हाईली रिलीजियस थी और या साइंटिफिक थी। अब हम प्योर स्पिरिचुअल के ऊपर आते हैं। स्पिरिचुअल जब आप चीज़ें देखते हो ना, आप ज़रा अपने अपने ब्रेन्स के जो वोल्टेज है वो तेज़ कर लीजिए, उसको और सुपर बैटरी पावर पैक मोड पे ले आइएगा। अब गेम सारा एनर्जीज़ का है। व्हेन वी यूज़ द टर्म स्पिरिचुअलिटी तो वहाँ बात हो रही सिर्फ एनर्जीज़ की। अब एक एनर्जी दूसरी एनर्जीज़ को दो अलग किस्म की एनर्जीज समझा रही हैं। समझ में आती है मेरा ये जुमला? तो इस तरह की कोई बात होगी। जिन्नात को बैलेंस करने के लिए बनाया गया। चले एक थ्योरी से बताता हूँ। इस तरह यूनिवर्स में स्पिरिचुअली चंद फोर्सेस काम कर रही हैं। जिन्नात एक फोर्स जिसको हमें बताया गया है और हमें नज़र भी आता है, वो प्योर ईविल फोर्स है। वो ईविल एक्टिविटीज़ करते हैं सारे, ज़्यादातर इन जनरल। ये नहीं कह रहा कि अच्छे जिन्नात नहीं होते हैं। कुछ ईविल में से निकल के अच्छी पार्टी में आ जाते हैं, ईमान ले आते हैं, जिनको हम कहते हैं अच्छे जिन्नात हो गए। हिस्ट्री में सुना भी गया है, रिलीजियसली भी सुना गया और हमें समझ में भी आती है। फिर एक यूनिवर्स में एक प्योर फोर्स है जो सिर्फ गुडनेस, या हमें जो बताया कि फरिश्ते अच्छे काम करते हैं गुडनेस प्लस, जबकि मैंने कहा ऐसा है नहीं रियलिटी में। तो फरिश्तों में तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिगड़ चुके होते हैं या मेल फंक्शन कर जाते हैं, लेकिन इन जनरल प्योर गुड फोर्स फरिश्ते हमें नज़र आते हैं। तो यूनिवर्स का ज़रा बैलेंस देख चलिए, एक ईविल फोर्स है जिन्नात, एक गुड फोर्स है फरिश्ते, एक और ईविल फोर्स है सैटर्न जो काम कर रही है अपनी प्योर ईविल फैला रही है। तो अभी यूनिवर्स में क्या चल रहा है? दो ईविल एक गुड। फिर इंसान आ गए टहलते हुए बीच में। जी अपन तो दोनों काम करता है, ईविल भी करता है गुड भी करता है, दोनों का अपने पास चॉइस है, जो मर्जी आता करता है। तो इंसान इज केपेबल ऑफ स्प्रेडिंग दोनों फोर्सेस, गुड और ईविल। एग्री करते हैं आप लोग? तो इंसान का एक गुड जो है वो फरिश्तों की साइड पर रख दिया, और इंसान का ईवल जो है एक को शायद सैटर्न और डेविल्स और जिन्स की साइड पर रख दिया। तो अभी यूनिवर्स में बैलेंस क्या चल रहा है? 3 ईवल इज टू गुड। बैलेंस कितने है भाई? वेयर इज़ द बैलेंस? तो अब जो कैलर्जी खड़ी होगी, यानी कि हमारे जो स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल जो रिलीजियस स्कॉलर जो खड़े होंगे, हाँ तीसरा गुड अल्लाह ने बनाया, प्रॉफिट्स को भेजा। बिल्कुल सही कहूँगा, प्रॉफिट्स को भेजा और उन्होंने तीसरे गुड को किया और यूनिवर्स बैलेंस। जब तक यूनिवर्स में गुड और ईवल बैलेंस चल रहा है, यूनिवर्स, ये दुनिया एग्जिस्ट करी, जिसको हमने रिलीजियसली भी सुना है। जिस दिन ये गुड और ईवल एक्सट्रीम एंड पे मेल फंक्शन या डिस्टर्ब हो गए,
तो क़यामत जिसको हम कहते हैं आ जाती है। तो ठीक है, जब तक प्रॉफिट्स थे दुनिया में तो तीनों फोर्सेस बराबर थी, 3 गुड थे 3 ईवल थे, बट अनफॉर्चुनेटली नो प्रॉफिट विल बी कमिंग एनी मोर। ये हमारा ईमान भी और बात सही भी है। अब कोई प्रॉफिट, अब क्या चल रहा है दुनिया में, हाउ इज़ इट बैलेंस्ड? अब है सेंट्स जो रोल प्रॉफिट अज्यूम करते थे ग्रेटनेस का, वो रोल तो अज्यूम नहीं कर सकते सेंट्स, लेकिन वो ग्रेटनेस जो प्रॉफिट दे के गए हैं, वो तालीमात, वो जो जिसको हम कहते हैं उम्मती चलना, उनकी बताए हुए तरीक़ों पे चलना। कुछ इंसान ऐसे हैं दुनिया में जो उन चीज़ों पे चलते चलते तालीमात पे प्रॉफिट, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चल चल के इतने बेहतरीन उम्मती हो गए कि दे हैव अचीव्ड द लेवल ऑफ वेटेज जिससे वो यूनिवर्स को बैलेंस कर, इसको हम कहते हैं सेंट्स निज़ाम का हिस्सा, ये निज़ाम चलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? 3 गुड 3 बैड यूनिवर्स, दुनिया बैलेंस चल रही है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हमें फरिश्ते नज़र आते हैं गुड फैलाते हुए और जिन नज़र आते हैं बैड फैलाते हुए। तो अब आपको समझ में आ गया, एक एक्सट्रीम एंड ऑफ एनर्जी है जिसको हम इंफ्रारेड से तशबीह दे रहे हैं, एक दूसरी एक्सट्रीम एंड ऑफ एनर्जी है जिसको हम अल्ट्रावायलेट। साइंटिफिकली स्पीकिंग, व्हेन यू गो टुवर्ड्स द हीटेड रीजन ऑफ बैंडविथ, जिन्नात से इनकाउंटर करेंगे, इंफ्रारेड एनर्जीज कहलाएगी। व्हेन यू गो टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट बैंडविथ, तो आप फरिश्तों से इनकाउंटर करेंगे और ठंडे रीजन की तरफ जाएंगे। दोनों के एक्सट्रीम पे साइंटिफिकली जाएंगे। एक जगह आप मेल्ट होके जल के भस्म होके उड़ जाएंगे, एक दफ़ा ठंडे होके फॉर्म खो बैठेंगे और अपना वजूद भी खो बैठेंगे। साइंटिफिकली और मज़े करा देता हूँ, आइंस्टाइन की थ्योरीज जो थी दोनों वो क्या थी? E=mc²। वो कहता है अगर तो आप हीटेड रीजन की तरफ जाओगे, इफ़ यू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, योर मास विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड यू विल डिसअपीयर, एनर्जी बन जाओगे बस आप। तो वो इंफ्रारेड रीजन की तरफ, हीटेड रीजन की तरफ ले जाता है। E=mc² जो उसकी थ्योरी है, वो एक एंड एक्सट्रीम एंड की बात करती है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो कहता है अगर आप एब्सोल्यूट जीरो माइनस की तरफ चले जाओगे तो आप इतने ठंडे हो जाओगे, यू विल इवेंचुअली लूज फॉर्म एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। इस बार उसके बाद टाइम नहीं था, डिटेल उसने बताई नहीं। तो आइंस्टाइन बेसिकली दोनों एक्सट्रीम एंड को टैप करके साइंटिफिकली कुछ इशारे करना चाह रहा था, जिस पे उसने फिर बीच में एक टाइम रिलेटिविटी थ्योरी भी दी। उसने कहा इन दोनों एक्सट्रीम एंड पे जब आप फ्लो करोगे तो टाइम विल प्ले एज अ रोल ऑफ डायमेंशन। टाइम एक 5th डायमेंशन प्ले करेगा, वो एक सर्टन तरीके से बिहेव करेगा, और जैसे जैसे इन बैंडविड्थ पे आप जाते जाओगे तो रिलेटिविटी थ्योरीज ने कहा टाइम रेलिवेंट होता जाएगा। तो अगर मैं इंफ्रारेड रीजन पे जा रहा हूँ तो टाइम कुछ और होगा, तो जिन्नात का टाइम अलग है। अगर मैं फरिश्तों के रीजन पे जा रहा हूँ तो उनका टाइम अलग है। और बात करें, जिन्नात का टाइम हमसे तेज चलता है, इन अदर वर्ड साउंड की स्पीड पे चलता है जिन्नात का टाइम। इसलिए जिन्नात को साउंड से तशबीह भी दी जाती है, साउंड से रिलेट किया जाता है, वो भी बताता हूँ, या गैसेस या मॉलिक्यूल्स से रिलेट किया जाता है। फरिश्तों का टाइम उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, बिकॉज वो कोल्ड या लाइटर रीजन के ऊपर है, अल्ट्रावायलेट लाइट के से बने हुए, तो वो तेज़ ट्रैवल करते हैं, फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो उनका टाइम तो हम लिटरली हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम परसीव नहीं कर सकते कितना तेज़ उनका टाइम चलता है। यहाँ तक समझ में आया? जिन्नात का टाइम हमसे तेज़ चलता है, फरिश्तों का। क्या इंसान का टाइम इन सबसे चेंज हो सकता है, या हम परसीव कर सकते हैं, या हम किसी ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जब हम टाइमलेसनेस में चले जाएं, या हम टाइम से बियॉन्ड जाने लग जाएं, जब हम स्पिरिचुअल स्टेट में होते हैं? क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है साइंटिफिकली स्पीकिंग, वो इन दोनों अल्ट्रावायलेट और इन सबसे बहुत ऊपर की फ्रीक्वेंसी में बनी गई। नूर, इसको हम उर्दू में कहते हैं नूर, आला तरीन नूर, इन यानी कि कह लीजिए द फाइनेस्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स वो हमारे अंदर है, इन आवर हार्ट, कल्ब में, हमारी रूह की शक्ल में मौजूद है, प्रोवाइडेड हमने अगर उसको रियलाइज़ और एक्सप्लॉइट कर लिया, जिसको हम कहते हैं सफ़र सुलूक। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? कोई सवाल उठ रहा है? बोलिए, सवाल शुरू कर देना, टाइम भी हमारे पास आधा घंटा रहेगा और आगे भी कॉन्सेप्ट और क्लियर करते जाएंगे। ऐसा इजराइल वगैरह दुनिया में फिर अगर आए तो इंसानों पे इफेक्ट नहीं आता? क्यों नहीं आता? जब इजराइल आते हैं तो इंसान मर ही जाता है ऑलमोस्ट। दूसरी बात, जब हज़रत जिब, हाँ बताएं, आपने अच्छा सवाल किया, इसको हम साइंटिफिकली समझते हैं। करामुल कातमीन जो निक्के वाले फरिश्ते बैठे होते हैं, लिख रहे होते हैं, दे आर बहुत 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 लाइटर एनर्जी होते हैं, इसलिए हम उनको सस्टेन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं तो साथ ही, तो वो इतनी कम अल्ट्रावायलेट सॉर्ट ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम सस्टेन कर लेते हैं। लेकिन जब कोई
मलाइका टाइप की एनर्जी आती है, तो देखा ना उसकी मिसाल क्या है, जो जिब्राइल आते थे सरकार के ऊपर तो वो वही लेके आते थे, कम्युनिकेशन होती थी डिवाइन। तो अगर मलाइका टाइप ऑफ एनर्जी इन एंजल्स वो किसी शख्स पे आ रही है, तो वो आपने हाल सुना हुआ वही के वक्त क्या हाल होता था सरकार का। मैं जितना समझ सका हूँ इसकी मैं इस तरह एग्जाम्पलीफाई कर सकता हूँ, वही आना मतलब कम्युनिकेट होना, कम्युनिकेट मतलब डिवाइन नॉलेज आपके ऊपर आ रही होती है, बहुत बड़े हकाइक यूनिवर्सल रियलिटीज़ आप पे डिस्क्लोज हो रही होती हैं। तो इसकी मैं मिसाल इस तरह समझाने के लिए लॉजिकल माइंड को इस तरह समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें वट एवर लाइफ यू आर लिविंग, आपके पेरेंट्स हैं एंड आपकी उम्र 20-21 साल हो गई, एंड वन फाइन डे लेट्स से व्हेन यू आर 25-26 आपको एक फलां हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिलती है, मेडिकल DNA रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट द डॉटर ऑफ योर फादर, और उसमें DNA में आपका फादर हुआ, एंड इवेंचुअली यू वन डे यू फाइंड आउट, और मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसकी कोई डाउट रह ही नहीं गई, इट्स परफेक्ट रियल हकीकत बात है। क्या गुजरेगी आप? शॉकिंग, वेरी, इट विल बी वेरी हार्ड ऑन यू, और सख्त तरीन आपको रियलाइजेशन होगी। तो इसकी मिसाल इस तरह समझ लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत पता चली तो ये हाल हो गया, और जिस शख्स पे पूरी यूनिवर्स की रियलिटी आ रही है, इतनी हैवी एनर्जी होती है जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम या कोई आर्क एंजल या कोई मलाइका एनर्जी कोई आपके ऊपर आती है, तो वो ही जान सकते हैं कि उन पे क्या गुजरती होगी। हमें तो जो सुना है वाकई में, हम इफ़ आई इमेजिन तो मैं तो सोच के डर जाता हूँ, मैं माई हार्ट स्टार्ट पंपिंग लाइक नो इट विल एक्सप्लोड। मैं इतना हैरान हो जाता हूँ अक्सर क्या उस शख्स पे जब ये रियलिटीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो रियलिटीज़ वही की शक्ल में उतरती नहीं तो क्या गुजरती होगी उन पर। इट्स नो जोक। मैंने मिसाल दी ना कि आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत पता चले आपकी हालत क्या होगी, और आपको यूनिवर्स की रियलिटीज़ पता चल रही हो, योर हार्ट विल बर्स्ट आउट लिटरली। तो उस हार्ट के अंदर वो नूर की जो हाईएस्ट फॉर्म है और वो अल्लाह की तरफ से एक्टिवेटेड थी, तभी उसके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो इतने बड़े बड़े आर्क एंजल्स को सस्टेन कर लेती थी। तो आर्क एंजल्स अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता है ये बता दिया, और अगर आर्क एंजल इजराइल आ रहे हैं तो आपको पता है क्या होता है उसके बाद बाय बाय हो जाता है दुनिया को। और आर्क एंजल मिकाइल अगर आ रहे हैं आपके पास, तो हमने रिलीजियसली सुना है वो बारिश और सारा लॉ ऑफ सस्टेनेंस यानी कि तकवीनी निज़ाम जो दुनिया का वो संभालते हैं कि जलजले, बारिश, ये सब जो कैटास्ट्रोफी या डिज़ास्टर्स आते हैं वो ट्रिगर करते हैं। तो हो सकता है कोई इंसान, और होते हैं ऐसे इंसान सेंट जो हमने हदीसों से भी पढ़ा है कि मेरी उम्मत में ऐसे मेरे उम्मती होंगे जिनकी एनर्जीज जो होंगी, इनके हार्ट जो होंगे वो बनी इसराइल के अंबिया या जिब्राइल जैसे फरिश्तों के बराबर होंगे उनकी एनर्जीज। तो ऐसे भी इंसान हैं जिन पे मिकाइल जैसे आर्क एंजल आते हैं, और उनको हम कहते हैं तकवीनी सेंट्स, और उनकी वजह से सारे डिज़ास्टर्स और कैटास्ट्रोफीज़ जो है वो डिसाइड हो रहे होते हैं, कहाँ पे कौन क्या आएगा, दुनिया में क्या फसलें उगेंगी, बारिश होगी। लिटरली ऐसा ह्यूमन बीइंग इस वक्त दुनिया में मौजूद होगा जिसका हार्ट इतना एनर्जी रखता होगा, उसका नूर इतना एनलाइटन हो चुका होगा कि वो इतने बड़े बड़े अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज को सस्टेन करता होगा। टेक्निकली लिटरली जो आप आसमानी बिजली गिरती देखते हैं ना, ऐसे लोग हैं जिन पे वो बिजलियाँ गिरती हैं एंड दे स्टे नॉर्मल, जिनको हम सेंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आई बात। तो ऐसी एनर्जीज जब आती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इट्स नो जोक। जो हमें हदीसों से मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो ऊँटनी पे बैठो तो नीचे और शिवरिंग बॉडी, एकदम पसीने निकल रहे हैं, कंबल डाल दिए, होश नहीं है, घंटियों की आवाज़ आती है फरमाते। घंटी का मतलब आप लिटरली तारे नजर आने लग जाते थे, होश आपकी कॉन्शियसनेस खो देता है आदमी। तो जितना मुझे समझ में आया, जितना एक्सपीरियंशियल नॉलेज मेरे पास है, तो लिटरली उसकी मैंने मिसाल दी थी कि आप मुझे पता चले मेरी लाइफ के बारे में। मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद नहीं है, 40 साल की उम्र में, वो मूवी है ना इंडियन मूवी एक धर्म संकट में, वो देखी, उसमें उसको पता चलता है वो पूरी ज़िंदगी हिंदू बन के जी रहा होता है, इवेंचुअली उसको पता चलता है मैं तो मुसलमान का बच्चा हूँ। वाज लाइक ही इज शॉक टू बिट्स। तो इस तरह कुछ होता है। अच्छा, फिर इसमें डिफरेंट टाइप के एंजल्स होते हैं, मैंने बताया, जो छोटे या नॉर्मल रोबोट टाइप एंजल्स होते हैं, वो आप नॉर्मल लाइफ में भी इनकाउंटर करते हैं। फ़र्ज़ करें आप इनसे मिली, ये आपको बहुत नेक खातून लगी और बड़े अच्छे से बिहेव करेंगी, शी इज़ बिहेविंग लाइक एन एंजल, तो एक नॉर्मल आप उनको नेक कहेंगी, अच्छा लगेगा उनके साथ बैठ के। तो एंजलिक पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, और मिसाल तो देते हैं कि फरिश्ता सिर्फ इंसान है, वो मिसाल देना अलग होता है, एक्चुअली अलग होता है। तो और कोई सवाल आप करना चाहें पूछिए, आप सबके लिए फ़ायदा। लेकिन अगर जेल को देखा जाए तो ये कोई फॉर्म नहीं है, बाकी जितनी भी
की है, डॉग्स की है, सबकी है? वेरी गुड क्वेश्चन। इससे भी एक गुमराही दूर होगी, वो भी हम कर देते हैं। व्हेन वी से द वर्ड कि जब नफ्स और बॉडी मिलती है, यानी कि सोल और बॉडी मिलती है तो आपकी वो बनती है, नफ्स बनती है, बिल्कुल सही। बेसिकली आपकी जो फ्री विल है, इट्स अमेलगमेशन ऑफ स्पिरिट एंड बॉडी। व्हेन स्पिरिट इंटरेक्ट्स या पेनिट्रेट्स द बॉडी, द थिंग विच इज एग्जिस्टेंस, विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड नफ्स, या उसको हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, या माइंड, या अवेयरनेस कहते हैं। और ये अवेयरनेस ग्रो करती है। सवाल यहाँ पे है कि बॉडी किसको कहते हैं आप? टू आवर नॉलेज ह्यूमंस, हम फिजिकल बॉडी को बॉडी कहते हैं, नहीं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एनीथिंग विच कैन टेक अ फॉर्म हैज़ अ बॉडी। इस लाइट की बॉडी क्या है इस वक्त? ये स्क्वायर शेप और इसका बल्ब, ठीक है। और जो लाइट ट्यूबलाइट के अंदर जल रही है उसकी बॉडी क्या है? ट्यूबलाइट की फॉर्म। तो आग से जो बनी हुई चीज़ होती हैं वो अपना प्लाज्मिक फॉर्म रखती, एसेंस रखती हैं, और वो किसी बॉडी में आ जाए तो जिनों की जो बॉडी होती है, टू आवर अंडरस्टैंडिंग, वो आग से बनी होती है, हमारी तरह फिजिकल नहीं होती। तो हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ह्यूमन डायमेंशन में रहते हुए, ह्यूमन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर रहते हुए, ह्यूमन परसेप्शंस के अंदर रहते हुए, ह्यूमन लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। तो टू आवर फ्रेमवर्क दे डोंट हैव अ बॉडी। टू आवर फ्रेमवर्क, हमारी डायमेंशन में उनकी कोई बॉडी नहीं है, अपनी डायमेंशन में है, अपनी डायमेंशन में फॉर्म रखते हैं जो भी उनकी फॉर्म होगी। जैसे उनका टाइम है, ठीक है, उनकी सोल भी होगी, है, हर चीज़ का एसेंस है, ये। तो ये कन्फ्यूजन एक बड़ा प्रॉब्लम होती है। हम इंसान हैं, इंसानों की शक्ल में, इंसानों की लॉजिक में, इंसानों के फ़हम में रहते हुए इंसानी अल्फाजों में गुफ्तगू कर रहे हैं। फ़र्क है, और हम समझना किसी और डायमेंशन को चाह रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि आप पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलते हैं, और आप फ्रेंच गाना समझना चाह रहे हैं कुछ, तो आप जो प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी वो इसी तरह होती हैं कुछ। और कोई सवाल? हाँ, पूछे इट्स ओके बेटा, जितने पूछने पूछे। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल हुआ। हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम एक लेक्चर करेंगे नूर के ऊपर, यानी कि इसको हम कहते हैं ना क्विंटेसेंस, या स्पिरिट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, उसका मटेरियल क्या होता है। तो हमें फिर समझ में आएगा कि जो यूनिवर्स में हमें टाइप ऑफ स्पिरिट या टाइप ऑफ एनर्जीज नज़र आती हैं, वो एक नहीं, बहुत सारी टाइप है। जैसे मैंने मिसाल दी, फरिश्ते बने होते हैं, वो एक अलग एनर्जी से बने हुए, मवक्किल एक अलग एनर्जी होती है। अच्छा, मैं इसको भी क्लियर कर दूँ, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। कि जो मैंने बताया था मैन मेड एंड गॉड मेड, क्या मतलब होता है इसका? आपने अक्सर सुना होगा, आमिल हजरात कहते हैं जी मैंने अपनी इतने साल तपस्या से, मेहनत से, विरद चिल्ले खींच के फलां का विरद कर करके मैंने मवक्किलात ताबे कर लिए हैं, काबू कर लिए, बना लिए। अब मैं उनसे जो काम कराना चाहूँ करा सकूँ। महबूब आपके कदमों में, और दोस्त आपके कदमों में, और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, कारोबार अच्छा हो जाएगा, वीज़ा लग जाए, सारे अपने दावे करूँ। क्या मतलब होता है? जब ह्यूमन इंटेंशन या ह्यूमन कॉन्शियसनेस या ह्यूमन सब कॉन्शियसनेस, जिसको मैं प्लेटफॉर्म ऑफ थर्ड आई कह रहा हूँ, जहाँ पे लड़ाई होती है थर्ड आई या स्पिरिचुअल डायमेंशन की और आपके अपने लॉजिकल डायमेंशन की, नफ्स की और रूह की ना लड़ाई होती है। और उसमें कामयाबी उसकी है जिसकी रूह एक्टिवेट हो जाए, और मेजॉरिटी लोग नफ्स के से फूल बनते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड। इतना फूल करता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तो आपको जाके ख्याल आएगा मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया। ये ख्याल कौन लाया? आपकी नफ्स आपको वहाँ भी तंग कर रही है। इट्स अ रिट्रैक्टिंग बिहेवियरल पैटर्न, जिसको हम नफ्स या सबकॉन्शियस कहते हैं। बहुत दुनिया में वाइजेस्ट कंप्यूटर, अगर कोई शार्पेस्ट कनिंग मोस्ट कंप्यूटर कोई बना है, वो इंसान लॉजिकल माइंड है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये गॉड मेड और मैन मेड। जब ह्यूमन ये लॉजिकल माइंड, ये नफ्स जिसको हम कह रहे हैं, जब ये किसी इंटेंशन के साथ कोई एनर्जी एमिट करती है इन ऑर्डर टू मेक अनदर एनर्जी, वो जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम मौक्किल कहते हैं। मैंने फला चिल्ला खींचा 40 दिन तक, तो जो मैंने वर्ड्स चिल्ले की शक्ल में मैं रिकरिंग कहता रहा, उन वर्ड्स की जो एनर्जी आउटफ्लो हो रही है, वो एनर्जी आउटफ्लो एक्यूमुलेट होके मेरे कॉन्शियसनेस की पावर से एक एंटिटी की शक्ल ले लेंगे, उसको हम मौक्किल कहते हैं। सही है जी? इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। मौक्किल्स आर इंटरमीडियरीज। फिर मैं उन मवक्किल से काम ले सकता हूँ। मैं उस मवक्किल को बोलूँ जाके ऐना के शऊर के ऊपर बैठ जाए, उन्हें बदगुमानी डालिए कि इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, तो जाके डाल देंगे इनकी बदगुमानी, और इनकी इंटेंशन कैच करेगी, और ऐसा सिस्टम यूनिवर्सल काम करेगा। वही पाउलो कोलो वाला कोट कि जब आप कुछ चीज़ शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात
पीछे पड़ जाती है, वो सारा काम करे, वो वाला सिस्टम काम करने लगेगा। लॉ ऑफ कॉज एंड कॉजेशन कहते हैं उसको। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। तो वो जो मवक्किल है, होता क्या है, मवक्किल क्या होता है, इंटरमीडियरीज इस तरह के होते हैं। मवक्किल्स आर एंजल्स विच एक्ट एज अ बफर। मिसाल के तौर पे आप घर पे अंडा फ्राई करते हैं, सब लोगों ने देखा होगा, किया नहीं होगा तो देखा होगा। कैसे फ्राई करते हैं खुर्रम भाई? एग कैसे फ्राई करते हैं आप? व्हाट एग्जैक्टली यू डू? यू लिट अप द स्टोव, चूल्हा जलाते हैं, उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन रखते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, अंडा डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं आग जला के। ऐसे ही करते हैं ना भाई? और कोई तरीका आपने याद कर लिया तो बता दीजिए। ऐसे ही ना फ्राई पैन में अंडा फ्राई करते हैं ना भाई। सवाल ये है, मवक्किल समझा रहा हूँ मैं आपको, सवाल ये कि हम डायरेक्ट अंडा जो है वो चूल्हे पे क्यों नहीं डाल लेते आग पे? ये मैंने आग जलाई, टक टक अंडा तोड़ा और चूल्हे पे ढक, आग से पकाना है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं डालते? जल जाएगा, डायरेक्ट कुक नहीं होगा, क्योंकि वो जो आग डायरेक्ट उस पर पड़ेगी वो उसको बर्न कर देगी, कंट्रोल्ड आग नहीं होगी। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए बीच में एक फ्राई पैन, उसमें ऑयल, ताकि हम आग को कम ज़्यादा कर लें, वो फ्राई पैन उतनी हीट अप हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसमें तरीके से फ्राई हो जाए और अपनी शेप भी, फॉर्म भी लूज़ ना करे। तो इस सारे प्रोसेस में जो फ्राइंग पैन है वो एक इंटरमीडिएरी का काम नहीं कर रहा बिटवीन द फायर एंड द एग, तो उसको मवक्किल कहते हैं। अदालत में क्या होता है, जज और मुलजिम के बीच में कोई एक इंटरमीडिएरी होता है ना, क्या मेरे मवक्किल से बात कीजिए, तो मवक्किल इज़ लाइक इंटरमीडिएरी। तो जब कोई इंसान कोई चिल्ले विल्ले खींच के इस तरह की एनर्जीज एंटिटीज़ बना लेता है, तो उन एंटिटीज़ से फिर वो काम कराता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मवक्किल जाके आज़ाद करा के ले आएंगे बच्चे को, जो अगवा हो गया और सारा, या वर्ड दीज फ्रेजेस आपने सुना होगा सब। तो मवक्किल जो है वो एनर्जीज़ होती हैं, वो फरिश्ते या एंजल्स या मैन मेड एंजल्स होते हैं नॉर्मली। अच्छा, ये तो हो गया, मवक्किल रोबोट्स हैं, उनकी कोई फ्री विल नहीं है, माइंड, ये सब याद है। मैं इंतहाई अंदर से लालची आदमी हूँ, मेरी नफ्स लालची है। मैं चाहता हूँ मैं लोगों पे वाह वाह करें, सलमान साहब की क्या नॉलेज है, क्या जी जनाब लेक्चर देते हैं। मैं ना ग्रीड है मेरे अंदर, तो मैंने मवक्किल जो अब मैं बनाऊंगा ना, वो इस ग्रीड से इन्फ्लुएंस होके बनेंगे। तो ग्रीडी इंसान जब कुछ बनाएगा तो वो क्या, उस चीज़ में क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्रीड, वो चीज़ भी ग्रीडी बनेगी। तो जब भी नफ्स के ज़ेरे असर रह के चिल्ले वगैरह खींच के इस तरह की एंटिटीज़ बनाई जाती हैं, उनके मकासद यही होते हैं। मैं आपके भाई अगवा होगा, उनको छुड़वा तो दूंगा, लेकिन मैं रिटर्न क्या चाहता हूँ, वावा चाहता हूँ ना भाई। आपके मवक्किल क्या ज़बरदस्त बाबा हैं, पहुँचे हुए जी, मवक्किल से काम करा देते हैं। तो ये माशरे में तमाम गुमराहियाँ फैली हैं इन चीज़ों की। आप आज खुर्रम शुरू हो जाएँ, 40 दिन तक कोई रेपिटेटिव वर्क करते रहें, उसकी जो भी एनर्जी अनलॉक होगी उसकी एक एंटिटी बन जाएगी। आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप देखते जाएँ कि हाँ जी मैं मवक्किल बना रहा हूँ, उसकी शक्ल बना सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं आप, कुछ भी उसके ट्रेड्स फंक्शन रख सकते हैं, वो काम करेगा। और अगर आपने उसको फीड करना या उसको कंट्रोल करना छोड़ दिया अपने इमेजिनेटिव प्लेटफॉर्म में, तो वो आपके दिमाग के अंदर घुस के आपके सबकॉन्शियस की रेड मारना शुरू कर, बार बार बोलेगा आपको मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। कहाँ? आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपने ये कॉमन सुना होगा, मैंने मवक्किल बनाया ना, वो खुद खा जाते हैं बंदे को, एंड में मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि आपकी एक बनाया हुआ रोबोट है, आपने उसको बना के, अच्छा आपको खुद को सबकॉन्शियस का इतना कंट्रोल होता नहीं है, हमारे यहाँ सारे लोगों को इतना साइंस नॉलेज है नहीं। वो मवक्किल बनाते हैं, उसको चंद दिन तक तो खेलते हैं जब तक उनको मज़ा आता है, उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ ऐसे ही। तो वो तो एक रोबोट है, उसको आपने जो फीड कर दिया, जो कमांड्स दे दी, वो करता रहेगा। फ़र्ज़ करें मैंने मवक्किल बनाया, मैंने कहा जी जितनी भी ख़वातीन इलाके में ना, एनी नाम की जितनी है या कुर्रतुल ऐना नाम की, उनको जाके ना डराओ, उनकी जॉब नहीं हो। मैंने ऐना के ऊपर ये मवक्किल से जादू कराया। अब इनका काम तो हो गया, जितनी ऐना इलाके में उन सबके पास जाके वही गन करता रहेगा। वो रोबोट है, उसको काम, उसको नहीं पता। अच्छा, अनलेस मैं उसको कंट्रोल ना करूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैं खुद बड़ा जाहिल आमिल हूँ, तो मैंने ये थोड़े अरसे तक तो उससे काम कराया, उसके बाद उसको मैंने आई लेफ्ट इट। तो वो घूमता रहेगा, टहलता रहेगा, करता रहेगा, और रात को मेरे पास आएगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा हूँ, मुझे अजीब चीज़ें नजर आने लग जाएंगी। रिजल्ट क्या होगा इसका? क्योंकि मैं खुद कम इल्म इंसान हूँ, थोड़े अरसे बाद वो बार बार जब मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मेरा अपना सबकॉन्शियस ख़राब होने लग जाएगा। इसलिए आपने देखा आमिलों के दिमाग पलट जाते हैं। अच्छा, ऐसे से पागल देखें, कोई 100 मवक्किल बना लिए, पढ़ के उनको पता नहीं, चिल्ले खींचे जा रहे हैं, बना लिए, इवेंचुअली वो फॉल बैक उनके ऊपर होता है, वो पागल हो जाते हैं, दे एक्ट क्रेजी, पागल वाली हरकतें करने लगते हैं, इसलिए दिमाग पलट जाता है। तो
अच्छा, जो सेंसिबल होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत तमीज़ होती है, या वैसे ये जो काम करने वाले वो सेंसिबल कहीं से नहीं होते, कोई सेंसिबल आदमी ये नहीं करेगा, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, या किसी तो या कोई कामिल इंसान मिल जाए उनको, अल्लाह का बंदा, वो हो गया। जो कामिल इंसान होते हैं वो, उनके पास क्या होता है, यहाँ पे